तो महर्षि जी नमस्कार। हाँ, हम सबकी नमस्कार। तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला हमारे लिए। और ओके। मेरा नाम पुरोहित महर्षि है। मैं गुजरात से रहने वाला हूँ। और मैंने एग्रीकल्चर के अंदर मास्टर्स किया हुआ है और स्पेसिफिकली सॉइल साइंस के अंदर किया हुआ है। तो बेसिकली मैं एक सॉइल साइंटिस्ट हूँ। इसलिए मैं सारी दिक्कत जानता हूँ कि आजकल जमीन में क्या हो रहा है, क्या दिक्कत हो रही है, कहाँ इश्यू आ रहे हैं। तो वो सब मुझे पता है। इसके अकॉर्डिंग आज हम बात करने वाले हैं। और हमारे सारे प्रोडक्ट इसके लिए कैसे फायदेमंद हो सकते हैं, उसके रिगार्डिंग भी हम बात करेंगे। तो हम बात कर रहे थे कि एग्रीकल्चर के अंदर हमारे सारे प्रोडक्ट कैसे फायदेमंद होंगे और क्या क्या हम रिजल्ट देख सकते हैं। क्योंकि आजकल देखा कि जमीन के अंदर बहुत सारी दिक्कतें आ रही है और इतने सारे केमिकल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है कि जमीन खराब होती जा रही है। और दिन ब दिन प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है, पर उसके अंदर में जो भी खाद डालनी पड़ती है उसकी कॉस्ट भी बढ़ती है। देखा जाए तो जो फायदा हो रहा है वो जीरो हो रहा है। क्योंकि आप देखते होंगे कि पेस्टिसाइड इतने इस्तेमाल किए जाते हैं, फर्टिलाइजर इतने इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये सारी एक दिक्कत है। इस दिक्कत से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कैसे हम बाहर निकल सकते हैं, और हमारी जो सॉइल है उसको हम कैसे अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि एक बार जमीन अच्छी हो गई तो अपने आप रिजल्ट आपको अच्छा मिलने लगेगा। तो हमें रिजल्ट अच्छा चाहिए, तो रिजल्ट के लिए हमें ये जरूरी है कि हमारी जमीन अच्छी होनी चाहिए। और जमीन तभी अच्छी होगी जब जमीन के अंदर हम कुछ अच्छी चीजें देंगे, जिसके लिए जमीन से फायदा मिलना चाहिए हमें। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि सारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे तभी जमीन के अंदर कुछ ऐसा चेंज आएगा। दिन ब दिन चेंज आएगा, इंस्टेंट कोई चेंज नहीं आता है। क्योंकि इतने सालों से हम केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते आ रहे थे, और हम सीधा तुरंत से चेंज हो जाएंगे तो दिक्कत होगी। इसलिए हमें धीरे धीरे चेंज लाना पड़ेगा ये। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि ऑर्गेनिक, जैसे कि देखा जाए तो पहले जमीन के अंदर केचुए पाए जाते थे। आजकल वो केचुए जमीन के अंदर नहीं मिलते हैं। अगर ये केचुए जमीन के अंदर रहेंगे तो जमीन के अंदर अपने आप सारे ग्रोथ हार्मोन मिलते रहेंगे। अदरवाइज ये ग्रोथ हार्मोन मिलने में दिक्कत हो जाएगी। तो ग्रोथ हार्मोन कहाँ से आएंगे? तो ग्रोथ हार्मोन के लिए हमें केचुए चाहिए। केचुए कहाँ से आएंगे? जमीन के अंदर ऑर्गेनिक खाद दी जाएगी तब आएंगे। तो ऑर्गेनिक खाद किसको कहते हैं? एक तो ऑर्गेनिक के अंदर सारे के सारे जो केमिकल फर्टिलाइजर हैं, सारे के सारे पेस्टिसाइड हैं, सारे के सारे वीडीसाइड हैं, उसको अवॉइड किया जाता है। क्योंकि ये सारी चीजें जमीन के लिए हार्मफुल मानी जाती है। अगर जमीन के अंदर इन चीजों का इस्तेमाल किया जाएगा तो जमीन खराब हो जाएगी। क्योंकि जमीन के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, बहुत सारे केचुए हैं, और ऐसे बहुत सारे मिनरल्स भी हैं। क्योंकि ये जमीन के अंदर रहेंगे तभी पोषण मिलता रहेगा। अगर ये जमीन के अंदर नहीं है तब दिक्कत होगी। पर इसकी हाजिरी कैसे बढ़ेगी? तो इसको हाजिर करने के लिए भी बैक्टीरिया होने चाहिए। तो वो बैक्टीरिया कहाँ से आएंगे? अगर ऑर्गेनिक मटेरियल जमीन के अंदर है तब ये बैक्टीरिया आएंगे, वरना ये सारा का सारा सिस्टम जो है वो बिगड़ जाएगा। तो हम केमिकल डालते हैं तो क्या रहता है कि ये सारे के सारे बैक्टीरिया इनएक्टिव हो जाते हैं, डोर्मेंट स्टेट में चले जाते हैं, सुषुप्त अवस्था में चले जाते हैं। तो इनको एक्टिव करने के लिए हमें ऑर्गेनिक खाद देनी पड़ती है। अगर एक बार ये अपने आप एक्टिव हो गए तो आपको न्यूट्रिएंट बाहर से जो देना पड़ता है वो देना नहीं पड़ेगा। जैसे कि हम बात करें कि कोई भी फसल हो, चाहे आप कुछ भी लगा रहे हैं, सीजनल लगा रहे हैं, ईयरली लगा रहे हैं, एनुअल लगा रहे हैं, पेरेनियल लगा रहे हैं, जैसे बहुवर्षायु है, 1 साल की जिसकी सीमा है, 4 महीने में जो तैयार होता है, सभी के अंदर फसल को चाहिए होते हैं 17 प्रकार के पोषक तत्व। अगर 17 प्रकार के पोषक तत्व नहीं होते हैं तब उसके अंदर कोई ना कोई दिक्कत आती रहती है। तो वो पोषक तत्व कौन कौन से हैं, ये क्यों जरूरी है, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि आप सभी ने देखा होगा, किसान नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का इस्तेमाल करते हैं। ये तीन चीजें सभी किसान के वहां पर आपको कॉमनली मिल जाएगी। क्योंकि जैसे यूरिया देखा जाता है, फिर डीएपी डालते हैं, म्यूरेट ऑफ पोटाश डालते हैं। तो ये यूरिया का बात करें तो यूरिया के अंदर सिर्फ नाइट्रोजन ही मिलता है। 46% नाइट्रोजन रहता है उसके अंदर। फिर हम्म, डीएपी की बात करें तो डीएपी के अंदर 18% नाइट्रोजन रहता है, 46% फॉस्फोरस रहता है, और उसमें पोटेशियम नहीं रहता है। इसके अलावा म्यूरेट ऑफ पोटाश की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ 58 to 60% पोटेशियम ही रहता है। तो ये तीन चीजें सबसे ज्यादा मात्रा में किसान के द्वारा इस्तेमाल की जाती है। क्योंकि इसके अलावा किसान को पता नहीं है कि उसको क्या देना पड़ता है। किसान को तो ये भी नहीं पता होता है कि 17 प्रकार के पोषक तत्व चाहिए होते हैं। तो ये पोषक तत्व
बहुत जरूरी है। ये नहीं होंगे तब बीमारी आ जाएगी, उसकी इम्यूनिटी सिस्टम खराब हो जाएगी, उसके साइकिल खराब हो जाएगी। तो ये सारे के सारे पोषक तत्व होने चाहिए। तो मैंने तीन तो गिना दिए आपको, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। अब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीनों नेचर से मिल जाते हैं। हवा में कार्बन डाइऑक्साइड है, जमीन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन पानी के माध्यम से मिल जाता है, ऑक्सीजन तो हम भी ले रहे हैं, फसल को भी चाहिए होता है। तो ये हो गए छह। इसके अलावा चाहिए कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। अब कैल्शियम, जैसे हमारे अंदर बोन्स की रिक्वायरमेंट के लिए कैल्शियम चाहिए होता है कि बोन्स मजबूत रहेंगे, तो उसके अंदर भी यही सिस्टम है कि उसका जो सिस्टम है, उसकी जो डालियां हैं वो मजबूत होनी चाहिए, उसके अंदर उसका मेटाबॉलिज्म जो है उसमें कैल्शियम चाहिए। इसके अलावा मैग्नीशियम, एक फोटोसिंथेसिस का सिस्टम होता है जिसके माध्यम से फसल अपना खुराक खुद बनाता है, और उसका खुराक जो है उसको शुगर कहते हैं, ग्लूकोज कहते हैं। वो ग्लूकोज, उसके माध्यम से उसमें फल बनेगा, फूल आएगा, ये सारी की सारी सिस्टम चलती रहेगी। तो इसके लिए मैग्नीशियम चाहिए होता है। और सल्फर, ये एक पिलास, आपने देखा होगा कि पिलास पड़ जाते हैं, मतलब पीले रंग के पत्ते हो जाते हैं, तो वहां पर सल्फर का डिफिशियंसी होता है। इसके अलावा जैसे ग्राउंड नट है, मूंगफली, उसके अंदर तेल की कंटेंट अच्छी हो, इसके अलावा सिसेमम है, उसके अंदर जिसमें भी तेल निकलता है उसमें तेल का कंटेंट सही हो, इसके लिए सल्फर चाहिए होता है। तो ये सल्फर नहीं होगा तब उसमें भी वहां दिक्कत आएगी। तब आप देख सकते हैं कि भाई कोई बोलता है कि इसमें से इस बार तेल बहुत कम निकला, ये वैरायटी अच्छी नहीं हुई। तो ये दिक्कत वहां से आती है कि सल्फर जो जितना मात्रा में चाहिए होता है उतना नहीं मिला होता है। अब इसके अलावा बात करते हैं सारे के सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट। ये लो मेजर हो गए, सारे के सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं। अब माइक्रो न्यूट्रिएंट जो है उसकी रिक्वायरमेंट तो बहुत कम रहती है, इसीलिए उसको माइक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं। पर जो जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो भी होनी चाहिए। अगर वो नहीं हुई तब वहां पर भी दिक्कत हो सकती है। जैसे आयरन है, मैंगनीज है, कॉपर है, जिंक है, मोलिब्डेनम है, बोरोन है, क्लोरीन है और निकल। ये सारे के सारे जो है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं रहेंगे तब भी दिक्कत रहेगी। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट भी फुलफिल करनी पड़ेगी हमें। तो ये कैसे फुलफिल करेंगे? जमीन के अंदर ऑर्गेनिक मैटर जाएगा तो अपने आप सारे के सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है वो मिल जाएंगे। अगर ऑर्गेनिक मैटर नहीं रहेगा तो माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे। और ऑर्गेनिक मैटर से कैसे मिलते हैं इसके बारे में भी बात करते हैं कि ऑर्गेनिक मैटर जो है वो कहाँ से आता है। मतलब गाय का गोबर है, खाद है, वो सभी चीजें खेतों में डालते हैं तो क्या फायदा रहता है? गाय को कुछ भी खिलाते हैं, वो क्या खाती है कि चारा खाएगी। अब चारा खाने के बाद में वो उसका जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो उसी को बाहर निकालेगी। और उसी को बाहर निकालेगी तो उसमें से क्या रहेगा कि उसमें भी कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट रहेगा। और वो खाया तो उसने चारा ही था, चारा जब तैयार हुआ है तो उसके अंदर सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स उसने एब्सॉर्ब किए होंगे जो 17 के 17 चाहिए। इसके अलावा एनिमल के अंदर 19, मतलब 19 प्रकार के पोषक तत्व चाहिए होते, तो दो एक्स्ट्रा भी मिलेंगे। और ये सारा का सारा जो अनडाइजेस्टेड फूड उसके बाहर निकलेगा, उसके पेट से एक्सक्रेटा, उसका वेस्ट, बॉडी वेस्ट, उसको गोबर कहेंगे। गोबर के अंदर इसीलिए सारे के सारे पोषक तत्व होते हैं, उसी को हम जमीन में डालते हैं। तो मतलब ये सारा का सारा साइकिल चलता रहता है। जब भी ये साइकिल ब्रेक होता है तब वहां पर दिक्कत रहती है। तो अभी सभी जगह पर ये साइकिल ब्रेक होना शुरू हो गया है। इसीलिए जमीन के अंदर पोषक तत्व नहीं मिलते हैं, किसी प्रकार के पोषक तत्व की कमी पाई जाती है। तो ये दिक्कत यहीं से पाई जाती है। और माइक्रो न्यूट्रिएंट इसी नहीं मिलते हैं। मतलब आप जब भी जहाँ कहीं पर भी देखा होगा आपने, अनार लगे हुए होते हैं तो अनार में वो फट जाते हैं, तो उसमें बोरोन की कमी होती है। किसी जगह पर देखा होगा कि कॉलीफ्लावर लगाए जाते हैं, हम पत्ता गोभी कहते हैं, पत्ता गोभी भी फट जाते हैं। पत्ता गोभी के अंदर उसके बैड स्मेल आने लगती है, तो वहां पर भी मोलिब्डेनम की खामी है। तो ऐसे सभी प्रकार के, जैसे कॉपर है, तो कॉपर का ये रोल रहता है कि कई जगह पर आपने देखा होगा कि पत्ते कप शेप में हो जाते हैं, नीचे मुड़ जाते हैं, तो वो कॉपर की खामी है। और आयरन की खामी ऐसी होती है कि पत्ता पूरा का पूरा हरा रहता है पर उसकी जो वेन्स होती है वो पीली पड़ जाती है, तो वो आयरन की खामी है। तो ऐसे सभी प्रकार के कुछ ना कुछ रोल रहते हैं सभी पोषक तत्व के। अगर ये पोषक तत्व वहां पर नहीं मिलते हैं तो वो पत्ता धीरे धीरे सूखने लगता है। अब बात करते हैं कि इसकी भरपाई कैसे की जा सकती है। कि भरपाई करने के लिए जैसे मैंने सबसे पहले कहा कि केचुए होने चाहिए। अगर केचुए जमीन के अंदर है तो अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर केचुए जमीन के अंदर नहीं रहेंगे तब दिक्कत रहेगी। अब केचुए क्या करते हैं कि केचुए जमीन के अंदर की मिट्टी को खाते हैं और उसके अंदर ऐसे ग्रोथ हार्मोन बनते हैं, वो उसके एक्सक्रीटा, उसका जो वेस्ट है वो बाहर निकालेगा।
तो उसके अंदर सारे के सारे वो ग्रोथ हार्मोन रहते हैं, जैसे कि ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है। तो ये सारे के सारे जो ग्रोथ हार्मोन है, मतलब ये क्या काम करेगी कि कलर, किसी भी फ्रूट का कलर अच्छा होना चाहिए, फ्लावर का कलर अच्छा होना चाहिए, उसका टेस्ट सही होना चाहिए, मतलब क्वालिटी, क्वालिटी बनाने के लिए सारे के सारे ग्रोथ हार्मोन चाहिए होते हैं। तो ये ग्रोथ हार्मोन अगर जमीन के अंदर केचुए हैं तो वो अपना एक्सक्रीटा निकालेंगे, फिर वो एक्सक्रीटा जमीन के अंदर जाएगा, जमीन के माध्यम से उसके जो रूट्स रहते हैं फसल के, वो रूट के माध्यम से उसके मेटाबॉलिक सिस्टम में जाएगा और वहां से वो एक्सेप्ट होगा और फ्लावर सही होगा और फ्रूट भी सही होगा। तो ये सारा का सारा एक साइकिल चलता रहता है। अगर केचुए जमीन के अंदर नहीं है तो ये दिक्कत वहां पर स्टॉप हो जाएगा सब कुछ। फिर आप एक्स्ट्रा ऊपर से खाद देते रहेंगे और जमीन खराब होती जाएगी, सीधा फसल के ऊपर कुछ भी आएगा तो फसल भी खराब होती जाएगी। तो आजकल बाजार में यही दिक्कत होती जा रही है। किसान को पता नहीं होता है कि ये दिक्कत हो रही है, और वो कहीं पर भी खाद लेने जाएगा तो उसको ये बता दिया जाएगा कि ये डाल दो, ये डाल दो, इससे ठीक हो जाएगा। तो ये दिक्कत यहीं से शुरू होती है। एक तो किसान को सॉइल टेस्टिंग करवाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही फायदेमंद है। इससे किसान को खुद को पता चलता है कि उसकी जमीन के अंदर क्या दिक्कत है, कौन सी प्रकार की बीमारी है, और इसको कैसे रिकवर किया जा सकता है। और एक बार कुछ डालने के बाद भी सॉइल टेस्टिंग करवाना चाहिए, क्योंकि इससे ये भी पता चलेगा कि उसने जो कुछ भी दिया है वो फायदेमंद हुआ है कि नहीं हुआ है। क्योंकि अगर ऐसा हुआ कि वो फायदा नहीं कर रहा है तो किस काम का, क्योंकि उसका तो खर्चा ही हो रहा है। और हमारा तो मिशन ही है, मोटो ही यही है कि विश्वमुख खेती समृद्ध किसान। तो इसी के अंतर्गत हम काम करते हैं कि भाई किसानों को विश्वमुख खेती तो करनी है पर समृद्ध किसान भी चाहिए। तो समृद्ध कैसे होगा कि उसका खर्चा कम करेंगे तब वो समृद्ध होगा। क्योंकि आजकल पेस्टिसाइड बहुत ज्यादा मात्रा में जाते हैं, और आप देखते हैं कि जैसे एक बोराजोन है तो उसका 100 ml 1500 रुपए का आता है। फिर इसके अलावा एबामेक्टिन बेंजोएट जो क्लिप्स के लिए, सकिंग पेस्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो वो 600 रुपए का उसका पंप लगता है। तो ये सारे की सारी जो दिक्कत है वो उससे बचने के लिए, किसान को ओवरकम करने के लिए ऑर्गेनिक की तरफ जाना पड़ेगा। क्योंकि सारे के सारे न्यूट्रिएंट मिल जाएगा तो उसके इम्यूनिटी अपने आप अच्छी हो जाएगी। जैसे आप इंसानों के अंदर देखिए तो कोई भी इंसान अगर बीमार पड़ता है तो उसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं तो कहते हैं कि इसके विटामिन की कमी है, आयरन की कमी है, प्रोटीन की कमी है। तो ये सब उसको अगर मिल जाएगा तो इम्यूनिटी सिस्टम उसकी अपने आप अच्छी हो जाएगी। आप देखते होंगे कि आजकल ऐसा है कि हमारी एज के जो भी लोग हैं उसके अंदर बीमारियां ज्यादातर देखने को मिलती हैं। और हमारे दादा परदादा जो रहते थे वो बहुत कम बीमार पड़ते थे, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी सिस्टम सही रहती थी और उस टाइम पे इतना पॉल्यूशन भी नहीं रहता था जितना आजकल मात्रा में पाया जाता है। तो अभी हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है उनके कंपैरिजन में बहुत खराब है, क्योंकि उन्होंने अच्छा खाना भी खाया था इसलिए उनका इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा था। और हम जो खा रहे हैं आजकल फास्ट फूड बहुत चल रहा है तो वो बहुत दिक्कत करती है हमारे पेट के अंदर। तो इससे बचना भी बहुत जरूरी है। तो इसीलिए सेम इसी प्रकार के माध्यम से फसल के अंदर भी ये दिक्कत हो रही है, क्योंकि उसको भी पहले ऑर्गेनिक खाद दी जाती थी। जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन आया 1966 के पहले की बात है। उससे पहले ऐसा था कि जमीन के अंदर हम सिर्फ ऑर्गेनिक वेस्ट ही इस्तेमाल करते थे, कि सारा का सारा खेतों का जो बाय प्रोडक्ट है उसको हम एक जगह पर बना के रखते थे और उसी को जमीन के अंदर डालते थे। फिर जैसे ही ग्रीन रेवोल्यूशन आया, नई नई वेराइटी आई, हमने प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए नए नए खाद का इस्तेमाल किया। पर उसमें ऐसा था कि नए खाद तो इस्तेमाल करने थे पर हमें पुराने बंद नहीं करने थे। हमारे जो पुराने खाद है वो जमीन को बनाए रखते थे, और नए खाद का इस्तेमाल सिर्फ इसीलिए करना था कि उसके अंदर से प्रोडक्शन बढ़े। पर दिक्कत वहां पर हो गई कि हमने पूरा का पूरा बंद कर दिया और जमीन खराब हो गई। और आज लगातार 70 साल से हम नए नए खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं, नए नए पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके कारण जमीन जो है वो खराब हो गई। अब जमीन को रिकवर करना है तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। और जमीन खराब तो एक सोर्स है, उसका जो सिंक है उसको जहां पर पहुंचाना है, जैसे कि उसके माध्यम से जो कुछ भी निकलेगा वो हम भी इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे अंदर भी इम्यूनिटी सही करनी है तो ऑर्गेनिक चाहिए। क्योंकि आप देखेंगे किसान, कोई भी किसान है अपने वहां पर कुछ भी फसल लगाता है, और तो वहां पर कुछ ना कुछ उसने सब्जियां लगाई हुई होती है। तो वो जो सब्जियां हैं वो उसमें कोई भी केमिकल इस्तेमाल नहीं करता है, जो अपने घर के लिए इस्तेमाल करता है, क्योंकि वो खुद भी जानता है। आप किसी भी रैंडम किसान से पूछ लेना तो वो भी यही बताएगा कि जितना केमिकल हो सके उतना कम से, वो जानता है। पर उसको क्या है कि उसको इनकम चाहिए, वो इनकम के लिए सिर्फ ये फर्टिलाइजर डाल रहा है, उसकी उसको आउटपुट चाहिए, आउटपुट नहीं मिलेगा तो वो इस्तेमाल नहीं करेगा। तो आउटपुट बढ़ाने के लिए ही हमने सारे ये प्रोडक्ट बनाए हैं कि उसका आउटपुट बढ़ना चाहिए। क्योंकि जैसे ही उसका इनकम बढ़ गया, प्रोडक्शन बढ़ गया,
तो वो खुशी खुशी ऑर्गेनिक की तरफ मुड़ जाएगा। ये उनको प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, आउटपुट नहीं मिल रहा है, तभी वो ऑर्गेनिक नहीं कर रहा है। तो हमें उसका इनकम भी बढ़ाना है। तो इनकम बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि खर्चा कम करना पड़ेगा और उसको क्वालिटी वाला प्रोडक्ट देना है, ताकि इम्यूनिटी सिस्टम भी सबका बना रहे। तो जैसे बात करें कि उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, जैसे हमारे पास एक भूमि सुधा नाम का प्रोडक्ट है। आप सभी को पता होगा, बहुत लोगों ने इस्तेमाल भी किया है, और पूरे भारत में मेरा यही काम है कि मैं जगह जगह पर जाके उनको वहां पर ये सेमिनार और ऐसे सेशंस करता हूँ। सभी स्टेट्स में जाके, मैं यूपी में भी बहुत बार आया हूँ, बनारस की तरफ आया हूँ, और अयोध्या की तरफ भी आया हुआ हूँ। तो हमारे बहुत सारे लोग हैं जो वहां पर काम करते हैं, और ये सारा का सारा पूरे भारत में फैला हुआ है। तो मैं सभी स्टेट्स ऐसे घूमता रहता हूँ कि सारे के सारे प्रोडक्ट के बारे में सभी को बताया जा सके। और हम इसी मिशन के साथ चल रहे हैं कि हमें पूरे भारत के अंदर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हमारे जो है वो सभी को इस्तेमाल करवाने, और जो भी आउटपुट किसानों को मिले वो मैक्सिमम मिले, और जमीन अच्छी बनी रहे, और सालों साल जमीन के अंदर से हम उत्पादन ले सके। तो जैसे मैं बात कर रहा था भूमि सुधा के बारे में, तो भूमि सुधा जो है वो पूरा का पूरा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। आप इसको इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, जैसे कि इसका एक छोटा सा पाउच जो है, आप इसका डेमो कहीं पर भी करवा सकते हैं। कि जैसे भी आप किसी भी खेत में गए हैं, अगर आपको उसका स्प्रे करवाना है, तो उसका जो एक पंप है उसके वहां पर 15-16 लीटर का, उसके अंदर आपको वो पूरा पाउच डाल देना है। फिर उसको वहां पर वो स्प्रे करवा देना है। तो जैसे ही आप उसका स्प्रे करवाएंगे, आपको 48 आवर्स से 72 आवर्स में वो रिजल्ट मिल जाएगा। कि वो पूरा का पूरा कलर उसका चेंज हो जाएगा, वो अट्रैक्टिव दिखने लगेगा। चाहे कोई भी फसल हो, कुछ भी लगाया है, आप उसके वहां पर वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप कहीं पर भी सेमिनार देने के लिए गए हैं, तो वहां पर इसका कैसे रिमूव कर सकते हैं कि एक आपको दो पात्र लेने हैं, एक में यूरिया डालना है और एक के अंदर भूमि सुधा डालना है, और फिर दोनों के अंदर पानी डालकर उसको अच्छे से मिक्स कर देना है। फिर आप जैसे ही उसको मिक्स करेंगे, उसको सूखने के लिए धूप में रख देना है थोड़ी देर के लिए। और जैसे ही वो सूख जाएगा, आप मिट्टी को देखना, जो भूमि सुधा वाली मिट्टी है वो बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम रहेगी, और जो यूरिया वाली मिट्टी है वो बहुत ही गाढ़ी हो जाएगी, वो आपको चिपकने लगेगी। इसका क्या मतलब रहता है कि इसका मतलब ये रहता है कि जमीन कॉम्पैक्ट हो जाती है। और कॉम्पैक्ट होने का एक गैर फायदा ये है कि जो सारे रूट्स हैं वो जमीन के अंदर नहीं जाएंगे। तो हमें जमीन को सॉफ्ट बनाना है, फ्लफी बनाना है, ताकि रूट्स जो है वो नीचे तक जाए और सारा का सारा पोषक वहां से खींच खींच सके। तो भूमि सुधा इस प्रकार से आप कहीं पर भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। और इसके अंदर हमने दिया है, ह्यूमिक दिया है, फल्विक दिया है, एमिनो एसिड दिया है। और ह्यूमिक का जो रोल है, जैसे ह्यूमिक बनता कैसे, कि सारा का सारा जो वेस्ट है ऑर्गेनिक, वो पूरा का पूरा जब सड़ जाएगा तो लास्ट में ब्लैक कलर का आउटपुट बचता है, वहां से वो ह्यूमिक निकलता है। और फल्विक भी वहीं से निकलता है, और फल्विक के अंदर जो प्रॉपर्टी है वो एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटी वायरल प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो ये भी बहुत फायदेमंद है, क्योंकि वायरस से लगने बीमारी वाली बहुत ज्यादातर पाई जाती है। जैसे मिर्च लगाते हैं, तो मिर्च के अंदर आपने देखा होगा कि पत्ते सिकुड़ जाते हैं, और ऐसा कहते हैं कि वायरस लग गया है इसके अंदर। और वायरस एक बार लग जाएगा तो वो इतना जल्दी फैल जाता है, जैसे आपने देखा होगा कोरोना वायरस छूने से फैल जाता है, तो वो ऐसे ही एक वायरस है, वो छूने से फैल जाता है। तो जैसे ही एक फसल के अंदर आ गए, वो दूसरे के अंदर भी स्प्रेड हो जाएगा। इसलिए वायरस से बचने के लिए हमें एंटीवायरल प्रॉपर्टी चाहिए, तो भूमि सुधा का इस्तेमाल करेंगे तो वो फायदा रहेगा। अब इसके अलावा आप भूमि सुधा देखेंगे तो बहुत सारे जगह पर इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये छोटा सा पाउच है और 30 रुपए का पाउच आता है। हम बहुत डेमो करवाते हैं इसका, क्योंकि ये इंस्टेंट रिजल्ट देता है। बाकी जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में जैसे बात करें, तो DNC90 अपना एक प्रोडक्ट है। तो DNC90 जो है, ये तो सभी किसानों को अपने खेतों के अंदर देना ही चाहिए। क्यों देना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर नीम और कैस्टर का इस्तेमाल किया गया है। और नीम और कैस्टर क्या है, कि वो भी एक फसल थी एक टाइम पे, उसने भी सारे के सारे पोषक तत्व खींचे होंगे, फिर वो तैयार हुएगी, फिर उसमें से वेस्ट बना है, और उसके बाद उसके अंदर से हमने ये खाद तैयार किया गया है। तो इसके लिए ये भी बहुत फायदेमंद है। और नीम और केसर को बैलेंस फर्टिलाइजर आप कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि 17 के 17 प्रकार के पोषक तत्व उसके अंदर पाए जाते हैं। और नीम का रोल बहुत जबरदस्त रहता है, क्योंकि नीम के अंदर एजाडिरेक्टिन नामक एक तत्व पाया जाता है, जो सकिंग टेस्ट को दूर रखेगा। क्योंकि DNC90 आपने जैसे ही जमीन के अंदर इस्तेमाल किया है, तो वहां पर जमीन के अंदर से जो भी लगने वाली बीमारी, जैसे सूखा पड़ जाता है, जमीन के अंदर नेमेटोड आ जाते हैं, जमीन के अंदर से वो कई प्रकार की बीमारियां लगती है, तो उससे बचा जा सकता है। तो इसके अलावा जो कैस्टर है
वो कैस्टर जो है वो प्रोटीन देने का काम करेगा। उसके अंदर भी एक रिसिन नामक तत्व पाया जाता है, वो भी पेस्ट को दूर रखेगा। तो जहां कहीं पर भी डीएनसी 90 दिया गया है बीज बोने से पहले, वहां पर आपको ये सारे के सारे बेनिफिशियल रिजल्ट मिलते रहेंगे। और डीएनसी 90 के अंदर एक और जबरदस्त चीज दी गई है, लियोनार्डाइट दिया गया है। अब हमने किसानों को ऐसा डाउट रहेगा कि ये 3 किलोग्राम का बैग हम कैसे 1 एकड़ में इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अपना बैग तो बहुत छोटा है। तो 3 किलोग्राम का जो बैग है वो बहुत ही सफिशियंट। क्यों सफिशियंट है? क्योंकि उसके अंदर हमने लियोनार्डाइट दिया है। लियोनार्डाइट जो है वो एक लिग्नाइट मिनरल है, उसका ऑक्सीडेशन किया है और उसके बाद लियोनार्डाइट बनाया है। तो लियोनार्डाइट जो है उसकी ताकत जो है वो गोबर से 500 गुना ज्यादा अधिक है। इसीलिए ये 3 किलोग्राम बनाया गया है पैकेट। इस 3 किलोग्राम को हम 25 किलोग्राम मिट्टी के साथ मिक्स करके 1 एकड़ में इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए डीएनसी 90 किसी भी फसल में इस्तेमाल करना चाहिए। और जैसे 4 महीने का सीजन है तो डीएनसी 90 को एक बार इस्तेमाल करना चाहिए। अगर 6 महीने का सीजन है तो उसको 2 बार इस्तेमाल करना चाहिए। 1 साल का सीजन है तो 3 से 4 बार, अकॉर्डिंग टू उसकी नीड। जैसे शुगर केन लगाया, गन्ना लगाया गया, तो उसमें 3 से 4 बार इस्तेमाल करना पड़ेगा। और ऐसे ही इस्तेमाल करने से उसके अंदर, जमीन के अंदर से सारी जो लगने वाली बीमारी उससे बचा जाएगा। और बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी हैं कि ऊपर से भी कई बार दिक्कत होती है, तो वहां पर भी ये उसकी इम्यूनिटी सिस्टम अच्छी करेगा तो बहुत सही रहेगा। इसके अलावा डीएनसी 90 जो है एक और काम करता है कि मॉइस्चर बनाए रखता है। जैसे हमने बहुत सारी जगह पर ऐसा एक्सपेरिमेंट किया है कि हमारा डीएनसी 90 जहां कर भी पर दिया गया है वहां पर बारिश बहुत कम हुई है, तब भी हमारी फसल को वो सूखने नहीं देता है, क्योंकि एक मॉइस्चर जो है वो रूट्स के अराउंड में बनाए रखता है। और डीएनसी 90 जो है वो रूट्स के साथ चिपक जाता है। तो क्या रहता है कि वो वहां से उसको न्यूट्रिएंट्स देता रहेगा, मॉइस्चर देता रहेगा और फसल ज्यादा लंबे समय तक भरी रहेगी। तो इसके लिए भी डीएनसी 90 बहुत जरूरी है। अब इसके अलावा डीएनसी 90 हम लिक्विड फॉर्म में भी अवेलेबल किया है, क्योंकि डीएनसी 90 की जो रिक्वायरमेंट, अपना जो खाद वाला है डीएनसी 90 ग्रेन्यूल फॉर्म में है, उसको पानी में भिगोकर इस्तेमाल करेंगे तो अच्छे से इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि वो उसके अंदर केक का इस्तेमाल किया गया है, उसके कोड का इस्तेमाल किया गया है। तो वो पूरा का पूरा डिजोल्व नहीं होता है। इसीलिए हमने डीएनसी 90 लिक्विड जो डिजोल्व हो सकता है उसको बनाया है। तो डीएनसी 90 अगर अच्छे से डिजोल्व हो जाएगा तो आप बाद में भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए हमने इसका लिक्विड फॉर्म भी बनाया है। उसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको फ्लावरिंग स्टेज से पहले इस्तेमाल करना पड़ेगा, ताकि फ्लावर पे जो पेस्ट लगती है उससे बचा जा सके। तो फ्लावरिंग स्टेज से पहले इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। डीएनसी 90 लिक्विड जो है वो 40 ml एक पंप के अंदर डाल के आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। और अगर पानी के साथ मिलाकर ड्रिप में देना चाहते हैं तो 200 लीटर में 1 लीटर का बोतल इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप इसका उसको इस्तेमाल करते हैं वो बीज के उपचार के लिए, तो उस पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 5 ml जो है उसको 1 लीटर पानी में मिक्स करके आप 1 किलोग्राम बीज के ऊपर छिड़कना है, फिर उसको सुखा के खेतों के अंदर इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब बात करते हैं क्रॉप शुदा के बारे में। अब क्रॉप शुदा भी अपना ग्रेन्यूल फॉर्म में भी और लिक्विड फॉर्म में भी है। अब क्रॉप शुदा जो है वो बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है। फ्लावरिंग स्टेज पे इसका बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट है, क्योंकि इसका मेन रोल ही वही है। और सीड जर्मिनेशन भी इसका रोल बहुत जबरदस्त रहता है, क्योंकि एक यूपी में ही एक्सपेरिमेंट हुआ था। कुछ एरिया का नाम तो मुझे याद नहीं है, वो मिर्जापुर शायद यूपी में है। तो वहां पर एक भाई थे, उन्होंने उनके उन्हें भाजी लगाई हुई थी अपने खेतों में। वो ट्रे में डाल के पहले उसका जर्मिनेशन करवाते थे, फिर उसको खेतों में डालते थे। तो क्रॉप सुधा लिक्विड जो है उसका इस्तेमाल उसने उन्होंने किया था, और एक ट्रे में उसका इस्तेमाल नहीं किया था, देखने के लिए कि क्या रिजल्ट मिलता है। तो उन्होंने जिसमें भी क्रॉप सुधा लिक्विड का जर्मिनेशन के लिए इस्तेमाल किया था वहां पर उनको 95% रिजल्ट मिला था। और जहां पर इस्तेमाल नहीं किया था वहां पर उनको वो 45 to 50% रिजल्ट मिला था, क्योंकि बीज जर्मिनेट ही नहीं हुए थे। तो ये क्रॉप सुधा लिक्विड जो है वो जर्मिनेशन में बहुत ही फायदेमंद है। और क्रॉप सुधा लिक्विड किससे बनता है उसके बारे में भी बात करते हैं, और ग्रेन्यूल भी किससे बनता है उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि ग्रेन्यूल की बात करते हैं पहले, तो वो भी 3 किलोग्राम का बैग ही है, बहुत छोटा है। और हमने छोटा बैग क्यों बनाया है? ये तो ट्रांसपोर्टेशन में बहुत इजी रहता है, किसान कहीं पर भी ले जा सकते हैं। और उसके अंदर सफिशियंट मात्रा में न्यूट्रिशन है, इसलिए हमें ज्यादा किलोग्राम देने की जरूरत नहीं है। इसीलिए हमने छोटा सा बैग बनाया है। तो ये सीविड से बना है, सीविड और एमिनो एसिड। अब सीविड क्या है? सीविड को सामुद्री शैवाल भी बोलते हैं।
ये समंदर में पाई जाती है। और ये न्यूट्रिटिव क्यों है इसके बारे में बात करते हैं। तो सारा का सारा, जैसे आपने कोई भी न्यूट्रिशन दिया है अपने खेतों के अंदर, तो वो पानी के साथ बह करके कहाँ जाएगा, नाले में जाएगा, नाले में से नदियों में जाएगा, नदियों में से समंदर में जाएगा, और समंदर में यही शैवाल लगती है। तो ये वहां पर सारे के सारे न्यूट्रिशन उसने सोख लिए हैं, उसके बाद वो शैवाल तैयार हुई है। तो उसी शैवाल को हमने वहां से निकाल लिया, उसी में से हमने वापस ये सारे के सारे न्यूट्रिशन बना दिए। तो ये साइकिल जो है वो पूरा का पूरा घूम गया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि सारा का सारा न्यूट्रिशन हमने वापस जमीन के अंदर डाल दिया। और हर साल क्या होता है कि पहले जमीन ऑर्गेनिक थी, ऐसा नहीं था कि नहीं थी, क्योंकि हम जमीन के अंदर वापस से उतना ऑर्गेनिक खाद दे देते थे। जैसे कोई भी फसल तैयार होगी तो वो जमीन के अंदर से उसने पोषक तत्व खींच लिए, तो उतने तो जमीन के अंदर कम हो जाएंगे, तो वापस से हमें उतने ऐड करने पड़ेंगे। और हर बार क्या होता है कि हम उतने ऐड नहीं करते हैं, तब वहां पर दिक्कत हो जाती है और साइकिल ब्रेक हो जाती है। तो हमने वो साइकिल मेंटेन करते रहनी है। तो ऑर्गेनिक मैटर उतना जमीन के अंदर जाएगा तो वापस से वो साइकिल सही हो जाएगा। तो सामुद्री शैवाल का काम यही है कि वो साइकिल फिर से घूम जाए। तो इसीलिए ये क्रॉप सुधा बनाया है। अगर क्रॉप सुधा का इस्तेमाल करते हैं तो आपको जमीन के अंदर से शुरुआत से ही ग्रोथ हार्मोन की कमी नहीं मिलेगी, और इसके अलावा सारे के सारे पोषक तत्व भी मिल जाएंगे वहां से। और सामुद्री शैवाल का मेन रोल ग्रोथ हार्मोन ही देना है। जैसे मैंने बात किया कि ऑक्सिन, साइटोकाइन, जिब्रेलिन, ये सारे के सारे ग्रोथ हार्मोन है। तो ये सामुद्री शैवाल के अंदर सब कुछ पाए जाते हैं। तो इसका इस्तेमाल करने से क्या होगा कि फ्लावर की क्वालिटी अच्छी आएगी, फ्रूट की क्वालिटी अच्छी आएगी, फ्रूट का टेस्ट सही आएगा। क्योंकि सबसे अट्रैक्टिव चीज कोई भी फ्रूट में, जैसे कि टमाटर है, बैंगन है, उसके अंदर क्या रहता है कि उसका कलर अच्छा होना चाहिए, तभी वो मार्केट में जाएगा, दाम अच्छे मिलेंगे। अगर उसके अंदर दाग है तो कोई काम का नहीं है, उसका दाम नहीं मिलेगा आपको। इसलिए उसका जो एक्स्ट्रा आउटर कलर है वो सही होना चाहिए, फिर उसका टेस्ट सही होना चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है, इसके लिए क्रॉप सुधा लिक्विड का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो क्रॉप सुधा लिक्विड के अलावा क्रॉप सुधा ग्रेन्यूल जो है वो कहाँ पर काम आएगा। ग्रेन्यूल जो है वो आपको पेरेनियल क्रॉप, जैसे जो भी फसल 1 साल तक खड़ी रहने वाली है, 6 महीने तक खड़ी रहने वाली है, उसके अंदर क्रॉप सुधा ग्रेन्यूल का इस्तेमाल करना चाहिए आपको। क्योंकि वो जमीन के अंदर से धीरे धीरे पोषक तत्व देता रहेगा, धीरे धीरे ग्रोथ हार्मोन देता रहेगा। ये इंस्टेंट जब भी रिक्वायरमेंट पड़ती है तब हम वहां पर क्रॉप सुधा लिक्विड का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि क्रॉप सुधा लिक्विड आपको इंस्टेंट रिजल्ट देगा फ्लावर के अंदर, फ्रूट के अंदर। तो क्रॉप सुधा ग्रेन्यूल जो है वो धीरे धीरे रिजल्ट देगा, जमीन के अंदर जाएगा, रूट के माध्यम से उसके मेटाबॉलिज्म में जाएगा, तो ऐसा सिस्टम से वो काम करेगा। और क्रॉप सुधा ग्रेन्यूल, जैसे मैंने कहा कि 1 साल तक खड़ी रहने वाली फसल में इस्तेमाल करना चाहिए, ज्यादा सालों तक खड़ी रहने वाली फसल में इस्तेमाल, जैसे आम की बात करें, अभी आम का सीजन आने वाला है, तो आम के अंदर 3 से 4 बार इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे ये 3 किलोग्राम का बैग है क्रॉप सुधा ग्रेन्यूल का, उसको 25 किलोग्राम मिट्टी के साथ मिलाना है। और उसकी एज के हिसाब से, जैसे आम की बात करते हैं तो पहले 1 साल का आम रहता है तब हम उसके अंदर 50 ग्राम इस्तेमाल करते हैं। फिर जैसे ही वो 2 साल का हो जाएगा आम का पौधा, उसको हम 100 ग्राम इस्तेमाल करेंगे। जैसे उसकी एज बढ़ जाएगी उसके अकॉर्डिंग उसके 150 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम। और जब 10 साल से ऊपर का हो जाएगा आम का फसल, उसके अंदर हम 250 ग्राम, 300 ग्राम तक इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसके रिंग बनाई जाती है, उसके अंदर वो खाद दी जाती है। और अब लिक्विड की बात करें तो लिक्विड का जो रोल है वो 40 ml पंप के अंदर डाल के उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। और इसके अलावा अगर आप इसको पानी के साथ छोड़ना चाहते हैं तब आप 200 लीटर पानी में इसका 1 लीटर डाल के छोड़ देना है। और अगर आप बीज उपचार के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बीज उपचार के लिए 5 ml 1 किलोग्राम के लिए बहुत सफिशियंट रहेगा। सीड जर्मिनेशन बहुत ही सही आएगा आपका। तो इस प्रकार से आप किसी भी फसल में, जैसे 4 महीने का कोई भी सीजन है, आम लगाया है, टमाटर लगाया हुआ है, जो है ना, सॉरी, बैंगन लगाया गया है, टमाटर लगाया गया है, भिंडी लगाई गई है, तो उन सभी चीजों के अंदर, उन सभी फसलों के अंदर आपको इसका इस्तेमाल करना है तो फ्लावरिंग के पहले इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि फ्लावर अच्छा हो जाए। फ्रूट तैयार होने से पहले भी इसका इस्तेमाल करना चाहिए ताकि फ्रूट अच्छा हो जाए। तो फ्रूट को बनाएंगे अच्छा, तभी उसको दाम अच्छा मिलेगा। अब बात करते हैं डोज 80 के बारे में। अब डोज 80 जो है उसका नाम ही दादाजी ऑर्गेनिक जीवामृत है। तो जीवामृत सभी जानते हैं, किसान को सबसे ज्यादा मात्रा में पता होता है कि जीवामृत बहुत फायदेमंद रहता है, क्योंकि जीवामृत के अंदर गौमूत्र का इस्तेमाल किया जाता है, दही का इस्तेमाल किया जाता है, चने के आटे का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसके अंदर हमने ह्यूमिक भी दिया गया है, फल्विक भी दिया है। और ये सभी चीजों का कुछ ना कुछ फायदा है और गुण भी है, इसका भी एक रोल है
ये सारे के सारे फायदे कैसे काम करेंगे इसके बारे में बात करते हैं। जैसे गौमूत्र की बात करते हैं तो वो सकिंग पेस्ट से दूर रखेगा। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं कि जहां कहीं पर भी गौमूत्र का इस्तेमाल किया गया फसल के ऊपर छिड़कने के लिए, तो वहां पर वो सकिंग पेस्ट बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। तो सकिंग पेस्ट से बचने के लिए भी गौमूत्र का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके अलावा ह्यूमिक फल्विक का रोल तो मैंने बता ही दिया आपको। अब गुड़ की बात करते हैं तो गुड़ जो है, सबसे पहले हमने बात की कि जमीन के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे ये तो अच्छी बात है, पर वो मल्टीप्लाई भी होने चाहिए, उसकी संख्या भी बढ़नी चाहिए जमीन के अंदर। तो वो कैसे बढ़ेगी? ये गुड़ के माध्यम से बढ़ेगी। तो जमीन के अंदर इसका होना भी इसीलिए जरूरी है। अब इसके अलावा हमने दही की बात की। दही, छाछ कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका जो रोल है वो लैक्टिक एसिड प्रोवाइड करने का है। अगर लैक्टिक एसिड मिलते रहेंगे तो ये भी उसको कीड़ों से बचाएगा, इसके अलावा शुगर बनाएगा उसके अंदर, उसको हरी बनाए रखेगा। और आपने देखा होगा कि कई जगह पर छाछ का इस्तेमाल किया जाता है स्प्रे करने के लिए। तो वो क्या काम करते हैं कि वो पत्तों को हरे बनाए रखने के लिए काम करते हैं। अब इसके अलावा इसके अंदर दिया गया है चने का आटा। ये क्या काम करेगा कि प्रोटीन बनाए रखेगा। जैसे आपने देखा हो कि दाल बनाई जाती है तो दाल के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। छोटे बच्चों को कहा जाता है कि दाल पिलाओ, उसको दाल खिलाओ, तो उसको प्रोटीन अच्छे से मिलेगा। तो इसके लिए भी ये बहुत जरूरी है। और ये सारी की सारी चीजें हमने इसके अंदर दी है ताकि इसका इस्तेमाल जब भी किया जाए तो पेस्ट से भी बचा जा सके, जमीन के अंदर ऑर्गेनिज्म भी बढ़ जाए और फसल को भी फायदा मिल जाए। तो इसीलिए ये डोजेटी जो है वो बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है। और डोजेटी का इस्तेमाल आपको फ्लावरिंग से पहले क्रॉप सोडा के साथ मिलाकर भी दे सकते हैं और अलग भी दे सकते हैं। कई जगह पर ऐसा होता है कि लेबर का कॉस्ट किसान को बढ़ जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में हम ऐसा कहते हैं कि आपको 40 ml नहीं डालना है, 20-20 ml, 20 ml क्रॉप टोटल लिक्विड का इस्तेमाल कीजिए, 20 ml आप इसका दो जेटी का इस्तेमाल कीजिए। तो ऐसे 40 ml डाल के पंप में इस्तेमाल कर सकते हैं फ्लावरिंग से पहले और फ्लावरिंग के बाद भी। इससे क्या होगा कि फ्लावरिंग बहुत सही रहेगा और फ्रूट जो है वो भी सही रहेगा, और बिना पेस्ट के मतलब कुछ भी बीमारियां उसके ऊपर नहीं लगेंगी। और डोजेटी का इस्तेमाल भी आप अकेले करना चाहते हैं तो 40 ml पर पंप के हिसाब से उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब इसके अलावा बात करते हैं हम ब्लैक बायो बूस्टर की। ये बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है। ये पूरा का पूरा ब्लैक गोल्ड, हम काला सोना कहते हैं, हमने नाम ही इसका काला सोना रख दिया है। क्योंकि इसके अंदर 73% ऑर्गेनिक मिनरल्स हैं। और ऑर्गेनिक मिनरल क्या है कि जमीन के अंदर से के सारे जो मिनरल्स हैं उसको निचोड़ के हमने इसको बनाया है। तो ये बहुत ही जबरदस्त है। अब एक बीच में बात जो रह गई मैं वो बताना चाहता हूँ कि सारे के सारे हमने पोषक तत्व की बात तो कर ली कि पोषक तत्व बहुत जरूरी है, पर वो सीधे के सीधे नहीं खींचे जा सकते। जैसे मैंने नाइट्रोजन की बात की, तो नाइट्रोजन हम डालते हैं तो हवा में 78% नाइट्रोजन है। तो क्वेश्चन रहेगा कि वो क्यों नहीं खींचता सीधा? क्योंकि वो उसको नाइट्रेट फॉर्म में चाहिए, उसका एक प्रकार रहता है कि उसके उसको माध्यम में होगा तभी वो फसल खींच पाएगी। तो नाइट्रोजन उसको उस माध्यम में नहीं मिलेगा तब दिक्कत है। और यूरिया सबसे ज्यादा क्यों इस्तेमाल किया जाता है? क्योंकि वो इजीली नाइट्रोजन जो जिस मात्रा में चाहिए, जिस फॉर्म में चाहिए, वो कन्वर्ट कर देता है। पर यूरिया का एक बहुत डिसएडवांटेज भी है, बहुत सारे हैं। उसमें दो तीन के बारे में बात करते हैं। जैसे सबसे पहले बात की कि कॉम्पैक्शन, जमीन को कॉम्पैक्ट कर रहा है, कहीं पर भी इस्तेमाल करते हैं तो जमीन एसिडिक होती जा रही है। इसके अलावा यूरिया का इस्तेमाल करेंगे तो नाइट्रोजन का लॉस हो जाता है। जैसे कि आपने दिया होगा, अगर पूरा का पूरा 50 किलोग्राम बैग दिया है तो उसमें 25 से 30 किलोग्राम इस्तेमाल होगा। 45 kg का अवेलेबल रहता है बाजार में। तो उसमें उसका आधा ही इस्तेमाल होगा, बाकी का वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि वो इंस्टेंट फॉर्म में, जैसे कि आपने देखा होगा कि यूरिया का बैग आप खुला नहीं रख सकते, वो पूरा का पूरा पानी हो जाएगा। क्योंकि वो उसको जैसे ही भेज मिलेगा, मॉइस्चर मिलेगा, वो पूरा का पूरा उड़ जाएगा। तो ऐसे ही जहाँ कहीं पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है वहां पर ये दिक्कत पाई जाती है। और यूरिया जो है इसके अलावा किसानों के लिए भी अच्छा नहीं है। जैसे केचुए हैं, उसको आप हाथ में लीजिएगा और उसमें थोड़ा सा यूरिया उसके ऊपर डाल दीजिएगा, वो पूरे के पूरे ऐसे मरने लगेंगे, क्योंकि वो बहुत जहरी है। इसलिए वो उसका डिसएडवांटेज ये भी है। और ऐसे ही फॉस्फोरस की बात करते हैं तो फॉस्फोरस जो है वो पूरा का पूरा ऐसे उड़ेगा नहीं, जमीन के अंदर ही पड़ा रहेगा। और सालों साल हमने इतना फॉस्फोरस इस्तेमाल किया है कि वो जमीन के अंदर अवेलेबल नहीं है। इसलिए फॉस्फोरस ज्यादातर मात्रा में जमीन के अंदर बहुत कम मात्रा में उसकी कमी होती है। क्योंकि डीएपी डालते हैं तो फॉस्फोरस ऐसा है कि वो हिलेगा नहीं, वो वहीं पर जमीन के साथ जुड़ जाएगा, रूट्स के साथ जुड़ जाएगा। और जमीन के अंदर रॉक फॉस्फेट तो बहुत ज्यादा मात्रा में है,
पर उसमें से फॉस्फोरस को अवेलेबल करवाने के लिए जमीन के अंदर बैक्टीरिया होने चाहिए, जैसे बैसिलस बैक्टीरिया है। तो वो बैक्टीरिया जमीन के अंदर होंगे तो अपने आप फॉस्फोरस अवेलेबल हो जाएगा। ऐसे नाइट्रोजन के लिए भी जमीन के अंदर बैक्टीरिया है, राइजोबियम है, एजोटोबैक्टर है, एजोस्पिरिलियम है। वो बैक्टीरिया अगर जमीन के अंदर होंगे तो अपने आप वो हाजिरी हो जाएगी। फिर पोटेशियम के भी ऐसे बैक्टीरिया है, बेक्टोरिया ओरेंटिया है, पेंकिया है। ये अगर जमीन के अंदर पाए जाएंगे तो वो पोटेशियम की हाजिरी अपने आप बढ़ा देंगे, क्योंकि मिरेट ऑफ पोटाश एक मिनरल था, उसमें के अंदर से हमने ये पूरा का पूरा खाद बनाया। तो ये अगर जमीन के अंदर बैक्टीरिया होंगे तो जमीन के अंदर से जो कोई भी मिनरल है, फेल्ड्स्पार है, उसमें से पोटेशियम की हाजिरी बढ़ा देंगे। तो ऐसे सभी प्रकार के बैक्टीरिया सभी पोषक तत्वों के लिए होते हैं, अगर वो जमीन के अंदर होंगे तो अपने आप सारे के सारे न्यूट्रिशन मिल जाएंगे। तो अभी बात कर रहे थे हम काला सोना, अपने ब्लैक बायो बूस्टर की। तो जो ब्लैक बायो बूस्टर है वो बहुत ही जबरदस्त है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि 73% ऑर्गेनिक मिनरल इसके अंदर दिए गए हैं। और इसको कहीं पर भी इस्तेमाल करेंगे आपको ये रिजल्ट देखने को मिलेगा। जैसे जैसे एक हमने एक्सपेरिमेंट यूपी में किया था और बिहार में भी और कर्नाटक में भी आम के अंदर इसका इस्तेमाल किया था। कई जगह पर ऐसे दिक्कत थी कि बारिश ना होने की वजह से उनके वहां पर ये फसल सूखने लगी थी। और बहुत सारी जगह पर उसके, हम यहाँ पर मोर बोलते हैं उसके फ्लावर को, जैसे आम में लगते हैं। तो उसके बाद उसमें से आम आने शुरू हो जाते हैं और वो बहुत सारे गिर भी जाते हैं। तो मोर जो लगते हैं वो ऐसा होता था कि वो दिक्कत आने लगती थी और सारे के सारे मोर वो गिर जाते थे। उसके अगर वो गिर जाएंगे तो उसमें आम नहीं लगेगी, तो ऐसी दिक्कत बहुत सारी जगह पर होती थी। हमने वहां पर ऐसे एक्सपेरिमेंट एक ये किया था कि ब्लैक बायो बूस्टर दिया था और DLC-90 दिया था, लिक्विड में भी और ग्रेन्यूल फॉर्म वाला भी। और वहां पर ये बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट मिला था हमें कि मोर बहुत ही ज्यादा मात्रा में लगे थे और जो गिरने लगते हैं वो भी नहीं गिरे थे, और आम का प्रोडक्शन जो पिछले बहुत सालों में नहीं हुआ था उससे ज्यादा मात्रा में हुआ था। इसलिए ब्लैक बायो बूस्टर हमारा काला सोना ही है। और आप किसी भी फसल जहां पर ऐसा लगने लगता है कि ये सूख गई है, अब ये रिकवर नहीं हो पाएगी, ऐसी जगह पर ब्लैक बायो बूस्टर का इस्तेमाल करेंगे तो आपको वो पूरा का पूरा रिकवरी का चांसेस 90% तक मिलेगा। क्योंकि उसके अंदर सारे के सारे मिनरल्स है, जो भी फसल की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर देता है। जनरली हम ब्लैक बायो बूस्टर का इस्तेमाल फ्लावरिंग से पहले ही करवाते हैं, क्योंकि फ्लावरिंग से पहले अगर सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी तो बाद में उसको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही ज्यादा है, फ्लावरिंग के बाद उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो फ्लावर को खराब कर देगा। उसको तीन ही स्टेज पे इस्तेमाल करना चाहिए। एक तो आप जर्मिनेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि बीज उपचार के लिए इस्तेमाल कीजिए। इसके अलावा आप इस्तेमाल कर सकते हैं 1 महीने बाद, फसल को लगाने के 1 महीने बाद, और फसल के लगाने के 1 महीने से फिर फ्लावरिंग से पहले। तीन ही स्टेज में इसका इस्तेमाल करना है, बीज उपचार के लिए 1 महीने बाद और फ्लावरिंग के 10-15 दिन पहले। इसके बाद इसका इस्तेमाल नहीं करना है हमें, क्योंकि इसके बाद इस्तेमाल करेंगे तो फ्लावर को वो खराब कर देगा, कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है। और आपको ऐसा लग रहा है कि आपको फसल में कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, तो 1 महीने बाद आप भूमि सुधा का इस्तेमाल करना, ब्लैक बायो बूस्टर का इस्तेमाल मत करना। क्योंकि ब्लैक बायो बूस्टर का इस्तेमाल करने से ग्रोथ तो मिलेगा, इम्यूनिटी भी मिलेगी, पर सब कुछ सही है तब वो रिवर्स काम करेगा। क्योंकि ये अपना ऐसे ब्रह्मास्त्र बोल सकते हैं कि भाई किसी भी जगह पर खराब लग रहा है, कुछ फसल की हाइट नहीं हुई है, सही ग्रोथ नहीं हुआ है, तो ब्लैक बायोबूस का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट आएगा। पर सब कुछ सही चल रहा है तो ये रिवर्स काम कर सकता है कि उसको पत्ते जल जाएंगे, क्योंकि उसको न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। और आप न्यूट्रिशन दे रहे हैं तो क्या होगा, जैसे अपने अंदर खाने की कैपेसिटी ही नहीं है और हमको खाना खाएंगे तो क्या होगा कि अपना पेट खराब हो जाएगा, तो ऐसे ही उसका मेटाबॉलिक सिस्टम जो है वो खराब हो जाएगा। इसकी जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग उसको वो देना चाहिए। इसीलिए 1 महीने जैसे सबसे पहले DLC-90 हमने दे दिया है, फिर बाद में 1 महीने बाद हमें भूमि सुधा का इस्तेमाल तब करना है जब सब कुछ सही है। तो भूमि सुधा क्या काम करेगा कि उसकी उसके अंदर जो फोटोसिंथेसिस का सिस्टम है उसको तेज करेगा, और शुगर जो बढ़ेगा, ग्लूकोज जो बनेगा उसको ज्यादा मात्रा में बनाएगा। और अगर ग्रोथ सही नहीं है, हाइट सही नहीं है वहां पर, तब हम ब्लैक बायो बूस्टर का इस्तेमाल करेंगे ताकि वो सब कुछ सही हो जाए। और फ्लावरिंग से पहले और बाद में तो जैसे हमने कह दिया कि हमें इसका इस्तेमाल करना है, ड्रॉप सुधा लिक्विड और डोज 80 का। और इसके अलावा अब हम बात करते हैं ASP-90 के बारे में। अब ASP-90 जो है वो बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है। आप कहीं पर भी इसका इस्तेमाल करने के लिए डेमो दे सकते हैं। जैसे ASP-90 आप इसके 2-3 बूंद लीजिए और थोड़े से पानी में मिक्स कर दीजिए, 1 गिलास 2 गिलास पानी में, और सिर्फ एक में दूसरा सिर्फ पानी ही लीजिए और उसको पत्ते के ऊपर छोड़ दीजिए वो ड्रॉप के माध्यम से।
तो जो पानी वाला है वो सीधा सीधा बह के नीचे गिर जाएगा। और जो अपना ASP90 है वो बहेगा नहीं, वो सिस्टम में चला जाएगा, वो वहीं पर जहां पर डाला है वहीं पर पूरा का पूरा स्प्रेड होगा, पर पत्तों से गिर नहीं जाएगा। ये एक स्टिकर के जैसे काम करता है। जैसे कि आपने कुछ भी दिया है, कोई भी फसल दी है, कोई भी फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया है, लिक्विड फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया है, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया है, वेडिसाइड का, इसके अलावा कोई भी ऐसा फर्टिलाइजर जो है वो ऊपर से जैसे क्रॉप टू लिक्विड है, 2 जेटी है, ब्लैक बायो बूस्टर है, उसके अंदर आपको 5 से 10 ml डालकर स्प्रे करना है। इससे क्या होगा कि वो सारा का सारा अंदर चला जाएगा उसके मेटाबॉलिक सिस्टम में। इसका नाम ही ASP90 है। एक ASP का ए का मतलब होता है कि एक्सेलरेट करो, फिर इसके एस का मतलब है स्प्रेड करो, और पी का मतलब है उसको अंदर चला जाए, पेनिट्रेट हो जाए। तो ये उसका रोल ही यही है कि उस एक्सेलरेट मतलब कि जहां पर वो गया है वहां से अच्छे से एक्टिव हो जाए, फिर स्प्रेड मतलब कि पूरा का पूरा स्प्रेड हो जाए, और पेनिट्रेट मतलब कि अंदर उतर जाए। तो जैसे ही कुछ भी दिया है आपने, अगर वो वेस्ट हो जाएगा तो किस काम का है? इसलिए यूजेज इफिशियंसी बढ़ानी है। कुछ भी दिया है हमने, उसकी यूसेज इफिशियंसी कैसे बढ़ेगी? ASP90 उसके साथ आपको मिक्स कर देना है। तो ASP90 मिक्स करने से क्या रहेगा कि उसका जो न्यूट्रिशन है वो अच्छे से मिलेगा और अच्छे से पूरे पूरे सिस्टम में फैल जाएगा। तो ASP90 आपको सभी फर्टिलाइजर के साथ इस्तेमाल करना है, और 5 से 10 ml इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये 100 ml का एक छोटा सा पैकेट रहता है। तो ये बहुत ही फायदेमंद है। अब इसके अलावा हम बात करते हैं कैटल सुधा के बारे में। अब कैटल सुधा जो है वो किसान, जो कोई भी गाय भैंस अपनी जगह पर केटल लगाए हुए हैं, उसने अपने घर में कुत्ते पाले हैं, बिल्लियां पाल के रखी हैं आजकल सभी जगह पर, तो उनको भी खिलाने के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। ये उनके लिए कैसे काम करेगा कि जैसे ये इसके अंदर सारी औषधियों का इस्तेमाल किया गया है, जैसे शतावरी है, जीवंती है, हल्दी है, कैल्शियम इसके अंदर दिया गया है। तो ये सारा का सारा अच्छा रोल प्ले करेगा कि शतावरी का जो रोल है वो दूध उत्पादन बढ़ाने में काम करेगा। अब जीवंती जो है वो काम करेगा कि उसके अंदर इम्यूनिटी सिस्टम अच्छी बनी रहे। और हल्दी का जो रोल है वो रोल है कि उसको बीमारियों से बचाए रखे, क्योंकि आपने देखा होगा कि कहीं पर भी चोट लगती है तो वहां पर हल्दी का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वो घाव को रिझाने में भी काम करेगा और बाहर से एंटी फंगल और एंटी वायरल बैक्टीरियल प्रॉपर्टी भी देगा, क्योंकि उससे दिक्कत ना हो, कोई भी इन्फेक्शन ना लगे, इसलिए हल्दी का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा उसके अंदर नर्वस सिस्टम रहता है, फिर बहुत सारी उसकी अलग अलग सिस्टम रहती है, साइकिल रहती है गाय की, जिससे डाइजेशन सिस्टम है वो सब सही बनाए रखने के लिए भी ये बहुत जरूरी है। और इसके लिए क्या करना पड़ता है कि, और अगर आपको इसका रिजल्ट भी देखना है तो डेमो भी आप कर सकते हैं, जैसे 21 दिन तक लगातार सुबह शाम एक टाइम पर, जैसे दोपहर में 1 बजे खाना दिया जाता है, शाम को 7 बजे खाना दिया जाता है, तो उसको कुछ भी दिया जाता है, रोटी दी जाती है, उसको चारा दिया जाता है, तो उसमें 4 ग्राम एक काव के लिए, गाय के लिए आपको इस्तेमाल करना है। और कुत्ते बिल्ली कुछ भी पाल के रखा हुआ है तो 2 ग्राम देना है, सुबह शाम 2-2 ग्राम, और वो उसको सुबह शाम 4-4 ग्राम। तो ऐसे इस्तेमाल करने से आपको दूध उत्पादन भी बढ़ेगा, और दूध में जो फैट की मात्रा है, क्योंकि दाम तो तभी मिलेंगे जब फैट सही रहेगा, क्योंकि दूध उत्पादन तो बहुत जगह पर मिल जाते हैं, फैट नहीं रहता है। तो फैट सही रहने के लिए क्या करना पड़ेगा कि उसको ये मिक्स करेंगे तो फैट सही रहेगा। इसके अलावा बहुत सारी बीमारियां हैं, बैड ओडर होती है, उसमें से गंदी बदबू आती है, तो उससे बचाए रखने के लिए भी काम करेगा। और बीमारियां जैसे कि उसमें मस्टैटिस नाम का रोग पाया जाता है, फिर दूध उत्पादन नहीं होता है, दूध उत्पादन बंद हो जाता है। तो ऐसी बहुत सारी बीमारियां, फुट एंड माउथ डिसीज है, उससे बचाए रखने के लिए भी काम करेगा। तो ये सारा का सारा अगर उसको हम इस्तेमाल करेंगे तो इम्यून सिस्टम अपने आप अच्छी हो जाएगी, और ये उसको बहुत फायदेमंद रहेगा। और किसी भी केटल को आप इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने घर पे पाल रखे रखे हैं उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 ग्राम इस्तेमाल करना है, और गाय भैंस के लिए 4-4 ग्राम इस्तेमाल करना है। तो इस प्रकार से सारे के सारे प्रोडक्ट जो हैं वो बहुत ही जबरदस्त है। अब क्रॉपवेटा की बात करते हैं, ये एक बीच में रह गया था। क्रॉपवेटा जो है एक जेल है, और आपको पूरे इंडिया में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जेल माध्यम में कोई भी खाद नहीं मिलेगी। ये क्रॉपवेटा जो है वो अपने पास ही मिलेगा। और ये क्रॉपवेटा जो है, इसके अंदर सारे के सारे बैक्टीरिया की जो रिक्वायरमेंट है वो कैसे फुलफिल की जाएगी, उसको वो पोषण कैसे दिया जाएगा, उन चीजों से ये बनाया गया है। और इसके अंदर भी ह्यूमिक दिया है हमने, फल्विक भी दिया है, पर इसके अलावा बैक्टीरिया को जो खुराक चाहिए, उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको ऐड किया है इसके अंदर। तो वो बहुत सारे ऐसे एसिड्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे बेसिक्स होते हैं, वो चाहिए होते हैं, तो इसके अंदर ये सारे के सारे मिक्सचर से बनाया गया है। अगर क्रॉप बेटा अगर देंगे तो कोई भी फसल आपको 4 से 5 दिन में इसका रिजल्ट दिख जाएगा, क्योंकि
फ्लावरिंग बहुत सही होगा। इसके अलावा इसका आप स्प्रे भी कर सकते हैं, पानी के साथ छोड़कर भी दे सकते हैं, क्योंकि ये जमीन पर जैसे ही इस्तेमाल किया जाएगा तो वहां पर जमीन तो अच्छी होगी ही होगी, इसमें तो कोई शक नहीं। और इसके अलावा जमीन के अंदर बैक्टीरिया की मात्रा भी बढ़ जाएगी, क्योंकि जमीन के अंदर बैक्टीरिया बढ़ जाएंगे तो जैसे मैंने पहले ही कहा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म अवेलेबल हो जाएंगे, तो सारे के सारे न्यूट्रिशन अपने आप मिल जाएंगे, क्योंकि सभी मिनरल्स जमीन के अंदर हैं पहले से ही है, पर उसको हाजिर करने के लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म चाहिए वो नहीं है। इसकी वजह से दिक्कत होती जा रही है। तो अगर क्रॉप फिटर का इस्तेमाल करेंगे तो जमीन के अंदर बैक्टीरिया की जो संख्या है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि नाइट्रोजन सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया बढ़ जाएंगे, फॉस्फोरस सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया बढ़ जाएंगे, पोटेशियम सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया बढ़ जाएंगे। तो ये सारे के सारे बैक्टीरिया अगर जमीन के अंदर एक बार बढ़ जाएंगे तो सब कुछ अपने आप सही हो जाएगा और फसल अपने आप सही हो जाएगी। तो इससे बचना, इसको कैसे इस्तेमाल करना है कि इसका जो 1.25 किलोग्राम का पैक है, अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको उसको 200 लीटर पानी में मिक्स कर देना है, और फिर आप ड्रिप में भी छोड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसका स्प्रे करना चाहते हैं तो उसको पंप में भर के इसका स्प्रे भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये क्रॉप पिटा बहुत ही फायदेमंद है। और क्रॉप पिटा का इस्तेमाल जनरली आपको बीज लगाने से 15 से 20 दिन के बाद अगर पानी के साथ छोड़ना है तब करना है, और अगर स्प्रे करना है तो 1 महीने या 1.25 महीने बाद करना है, 1 महीना और 15 दिन कोई भी फसल लगाने के बाद, तब उसका वो बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा। तो इस प्रकार से हमने सभी प्रोडक्ट की बात की, जैसे भूमि सुधा है, DNC90 ग्रेन्यूल है, और DNC90 एक प्रीमियम रह गया। DNC90 प्रीमियम जो है वो किस में काम करेगा, वो एक चिलेट फॉर्म में न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा। चिलेट मतलब कि क्या रहता है कि न्यूट्रिशन ऐसे फॉर्म में कि स्लोली मिलता रहे, और क्रिस्टल फॉर्म में वहां पर अवेलेबल होना चाहिए, जब भी फसल को रिक्वायरमेंट हो तब वहां से वो खींच लेना चाहिए। तो DNC90 ग्रेन्यूल हब के बारे में हमने बात की, लिक्विड के बारे में बात की, और प्रीमियम जो है वो सिर्फ एक एडिशनल हमने दिया है, क्योंकि प्रीमियम का रोल ये रहता है कि स्लोली न्यूट्रिएंट को रिलीज करे। जैसे इसका इस्तेमाल करेंगे तो हमें साल में 3 बार आम के अंदर इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि DNC90 जो है वो इंस्टेंट इस्तेमाल हो जाएगा और पानी के साथ बह भी जाएगा, बारिश ज्यादा हो गई तो। और DNC90 जो प्रीमियम है वो बहेगा नहीं पानी के साथ, तो जहां पर ज्यादा बारिश होती है तो वहां पर ये बहुत ही जबरदस्त काम करेगा, क्योंकि वो क्रिस्टल फॉर्म में वहीं पर अवेलेबल रहेगा, और जब भी रूट्स को, प्लांट को जरूरत रहेगी वो रूट्स के माध्यम से वहां से उसको खींच लेगा। इसलिए स्लो रिलीज न्यूट्रिएंट इसका बहुत ही जबरदस्त रोल है। अब भूमि शुद्धता प्रीमियम के बारे में बात करते हैं। अब भूमि शुद्धता प्रीमियम जो है वो भी बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है। भूमि सुधा के बारे में हमने बात कर ली कि उसको छोटा सा पाउच है, हमें पानी में डालकर स्प्रे करना है, कहीं पर भी डेमो कर सकते हैं। तो हमने प्रीमियम क्यों बनाया है? प्रीमियम जो है स्पेशली वेजिटेबल्स के लिए बनाया गया है, क्योंकि वेजिटेबल्स के अंदर ऐसा रहता है कि 10% मिनरल की एडिशनल रिक्वायरमेंट रहती है। तो जो वो मिनरल की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए हमने ये भूमि शुद्धा प्रीमियम बनाया है। तो आप इसको 200 लीटर पानी में डालकर कोई भी वेजिटेबल्स जहाँ पर भी लगाई गई है वहां पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इसके लिए हमें क्या करना है कि 200 लीटर का बैरल लेना है और ये पूरा का पूरा 350 ग्राम का उसके अंदर मिक्स करके पानी के साथ छोड़ देना है। तो बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा आपको सभी वेजिटेबल्स के अंदर। तो सारे के सारे प्रोडक्ट यहाँ पर हमने बात की एक के बाद एक, और सभी प्रकार के जो प्रोडक्ट हैं आपको जबरदस्त रिजल्ट देंगे। और पूरे भारत में आज हमारे हमारे साथ 1 लाख से ज्यादा किसान जुड़े हुए हैं, और हमारे सारे के सारे रिजल्ट के हमने जो डेमो किए वो टेस्टिमोनियल भी हमारे पास अवेलेबल है। और इसके अलावा जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए हमने हमारा एक हेल्पलाइन नंबर भी बनाया गया है, कि अब किसी भी किसान को कोई भी दिक्कत हो रही है तो वहां पर वो अपना क्वेश्चन डाल सकता है कि भाई हमें ये दिक्कत हो रही है, तो वहां पर वो पूछ सकता है। और आपको सिर्फ मैसेज डालना है, फोटो डाल के दिखाना है कि ये दिक्कत हुई, ये बीमारी हुई है, तो आपको ऑफिस के माध्यम से पूरा का पूरा सीधा आंसर मिल जाएगा, क्योंकि वो हेल्पलाइन नंबर मैं खुद ही देखता हूँ। और ऐसे कई बार भी दिक्कत हुई है, कोई भी फसल में बीमारी लगी हुई है, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ अपने प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हम किसान का पहला देखते हैं। तो हमारे प्रोडक्ट से अगर ठीक होगा तो हम पहले उसके माध्यम से जाएंगे, और नहीं हुआ तब हम बाहर से भी कुछ सजेस्ट करते हैं कि किसान का अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हमारा मेन रोल ही यही है कि हम किसान को फायदा करवाएं, क्योंकि अपना मोटो जो है वो विश्वमुक्त खेती समृद्ध किसान है। तो अगर किसी को भी अब कोई दिक्कत हो तो हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। दीपक सर, आप ले लीजिए अब। जी सर, थैंक यू सर, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिली एक एक प्रोडक्ट करके, और बिना पीपीटी के बहुत अच्छा समझ में आया है ना, क्योंकि फेस टू फेस आपसे जो है ज्यादा अच्छे से क्लियर हुआ।
तो अभी जो जो लोग क्वेश्चन, अभी नवाब जी हैं, ये कुछ पूछना चाह रहे हैं, तो मैं इनको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी नवाब जी, ओके सर। अनम्यूट करिए नवाब जी अपने आप को जी, अनम्यूट करिए आप। हाँ जी जी। तो नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? नमस्कार नमस्कार जी जी, पूछिए। सर, मैं चूंकि यूपी से बिलोंग करते हैं हम लोग, यहाँ हमारे यहाँ गन्ने की फसल ज्यादा है ओके। और गन्ना अभी मार्च में लगाया गया है, तो समथिंग 1 महीने के आसपास गन्ने की फसल को लगाए हुए हुआ है। ओके। अब ये गन्ना पूरे 1 साल की फसल होती है, तो यस इसमें हम भूमि सुधा प्लस इसके साथ क्या क्या ऐड करेंगे और कितने कितने पीरियड के बाद करेंगे? यस, बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ गया। आपको एक हेल्पलाइन नंबर अपना जो है, क्योंकि कई बार कभी भी आप इसमें मैसेज कीजिए कोई भी फसल के लिए, वहां से आपको आंसर विद इन आवर मिल जाएगा, 1 घंटे के अंदर आपको उसका आंसर मिल जाएगा। तो मैं हेल्पलाइन नंबर सभी को दे देता हूँ कि सभी के लिए काम करेगा। एक बार सभी लिख लीजिए, 93279 सिक्स जस्ट मिनट फाइव सर। ओके, 9327 279 65506 9327 9 9 65506 6550। 506। ये मैंने चैट बॉक्स में डाल दिया है। ओके सर, थैंक यू। कभी भी आप कोई भी फसल के बारे में पूछना है, कैसे इसके अंदर खाद का इस्तेमाल करना है, तो आप इसके ऊपर मैसेज कर दीजिएगा कि मैंने ये करना है। थोड़ा हिस्ट्री भी बताइएगा कि भाई जैसे आपने भाई बताया कि 1 महीना हो गया है, तो कैसे इस्तेमाल करना है, क्योंकि मैं वहां पर ऑन फील्ड नहीं हूँ, तो मुझे आपको थोड़ा हिस्ट्री पूछना पड़ेगा। इसलिए पहले से आप थोड़ा हिस्ट्री बता दीजिएगा कि ये खाद हमने इसके अंदर इस्तेमाल किया था, और अभी क्या करना चाहिए, अभी ये दिक्कत हो रही है, अभी ये हो रहा है। तो आप कुछ भी इसके अंदर पूछ सकते हैं, मैसेज कर देना इसके ऊपर। ओके सर। पीके जी, आप म्यूट कर लीजिए नवाब भाई। पीके जी आप अनम्यूट करिए। सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार नमस्कार। सर। सर एक्चुअली मैं जो क्वेश्चन था, मैं जो काम अभी कर रहा हूँ वो आसाम क्षेत्र से है, जहाँ पर 80% लोगों का चाय के बागान है। तो बिल्कुल। अभी चाय के जो बागान है उसका कटिंग चल रहा है और उसको सफाई चल रहा है। इसके बाद उसकी नई पत्ता आएगा। तो इस समय हमने वो बागान में क्या मतलब अपना प्रोडक्ट इस्तेमाल करें जिसमें उसमें बेहतर उसकी पत्ता का ग्रोथ हो, और जो पत्ता में क्या होता है ना, वो थोड़ा लाल लाल टाइप का कुछ की मतलब बीमारी जैसे आ जाता है, वो ना हो। हमने क्या इस्तेमाल कर सकता है? और हमारे हाँ, सर राइट। स्पेशली हमारे जो प्रोडक्ट का जितने भी पिक्चर है, वहाँ कहीं भी एक टी गार्डन का कहीं कुछ पिक्चर ऐड नहीं हुआ है, जिसमें हम उन लोगों को दिखा सकता है भाई ये भी आप टी गार्डन के लिए इस्तेमाल कर सकता है। आसाम के जोरहाट में लॉकडाउन से पहले मैंने विजिट किया था। वहां पर चाय के बागान में अपना प्रोडक्ट इस्तेमाल करते थे। अभी कमांग करके कोई थे, वहां पर अपना प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं। और वो क्या इस्तेमाल करते हैं, जैसे क्रॉप सुधा लिक्विड का ऐसे माध्यम में ऐसी स्टेज पे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि क्रॉप सुधा लिक्विड जो है वो पत्तों के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। क्योंकि चाय का जो रोल है पत्तों के ऊपर ये पूरा का पूरा, उसकी चाय की पत्ती सही रहेगी तो चाय अपने आप सही हो जाएगी। तो क्रॉप सुधा लिक्विड का स्प्रे करना आपको फायदेमंद रहेगा। अच्छा सर। तो एमनी ऐसे जमीन की तैयारी के लिए क्या हम डीएनसी भी इस्तेमाल कर सकता है? 90 डीएनसी बिल्कुल 90? बिल्कुल, जमीन के अंदर डीएनसी 90 किसी भी फसल के अंदर आपको इस्तेमाल करना, चाहे कुछ भी लगाया है आपने। ओके सर, ओके सर। इसको क्रॉप थैंक यू सुधा सर। को सर अभी फ्लावरिंग से पहले, मतलब अभी पत्ते आने वाले हैं तो अभी छिड़कना चाहिए, अभी स्प्रे करना ठीक रहेगा। यस। जी। नहीं, क्रॉप सुधा क्या स्प्रे करना है ना, वो जमीन में देना है? लिक्विड स्प्रे, स्प्रे। लिक्विड लिक्विड वाला जमीन स्प्रे में? करना पत्तों को। यस। ओके 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 सर। ओके सर। आज विनोद थैंक यू। कुमार जी अनम्यूट करिए। पीके जी आप म्यूट कर लीजिए जी। हेलो। हाँ जी, विनोद कुमार जी। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार भैया, नमस्कार नमस्कार। जी। सर मेरे यहाँ पे मक्का की खेती है और उसमें जो अभी सुंडी आती है ना सर, सुंडी के लिए कुछ क्या लगा सकते हैं उसमें? सुंडी थोड़ा आपके वहाँ का कॉमन वर्ड होगा, मुझे वो जनरली एक कीड़ा पता कीड़ा नहीं। टाइप होता है। हाँ, कीड़ा ओके टाइप ओके इतना था। ओके। अभी वो नहीं आया है कि आ गया है अपने खेतों के अंदर? जी सर, आ गया है मक्का में आ गया है। बहुत ज्यादा मात्रा में इन्फेक्शन फैल गया है उसका? नहीं नहीं, हल्की मात्रा में है अभी।
तो अभी तो क्रॉप डोज 80 का इस्तेमाल कीजिएगा उसके अंदर, क्योंकि वो दूर हो जाए। सर अभी डोज मैं 80 मक्का लिक्विड जो 20 दिन की हुई है। हाँ 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 20 दिन में अभी अभी लगा सकते हैं, पानी से पहले लगा सकते हाँ, हैं? तो डोज 80 का इस्तेमाल स्प्रे करने के लिए कीजिए आप, इससे बचा जा सके उससे। उसमें उसमें ASP 90 भी डलवा दें सर, 5 ml। हाँ, सभी के अंदर एएसपी 90 तो मिक्स करना ही है, क्योंकि एएसपी 90 मिक्स करेंगे तो अच्छे से वो इस्तेमाल, उसका यूजेज एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। एक पंप में 5 ml मिक्स करना है। ये डोज हाँ 80 यस 40 ml, डोज 80 40 ml लेना है, और ASP 90 5 ml लेकर के उसका स्प्रे करो तो ज्यादा इफेक्टिव है। ठीक है। ओके सर। ओके। ठीक है, अभी मैं जबर सिंह जी, आप अनम्यूट करिए। विनोद, आप अनम्यूट कर लीजिए, विनोद विनोद जी। जी, जबर सिंह जी अनम्यूट करिए। जी जबर सिंह जी पूछिए। हाँ सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, गाड़ी साइड लगा लीजिए और पूछिए। हाँ हाँ, मैं ये कहता सर, सवाल तो पूरे हो गए। खैर जो F90 जो है ना, उसी के बारे में पता करना चाहता ना, उसी के साथ चलेगा ना आगे? चलिए ठीक है, आपका आपका म्यूट हो गया, माइक म्यूट हो गया। चलिए, अच्छा अमित जी बोल रहे हैं, क्या नाम है सर अच्छा ठीक है, इसका सबका वो रिकॉर्डिंग मैं दे दूंगा। और किसी का कोई और सवाल है? एक सेकंड, जबर सिंह जी आपका आपका माइक म्यूट है तो पता नहीं चल रहा आप क्या बोल रहे हैं। हाँ सर, मैं ये कह रहा था, जो F90 है अपना, वो DNC90 और DNC लिक्विड जो है उसके साथ लगेगा ना? समझ में नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आया सर, आपको समझ में आया क्या पूछा? क्लियर नहीं आ रही है आवाज। क्लियर नहीं आ रही? जबर सिंह जी गाड़ी रोक लीजिए और फिर पूछिए। आप गाड़ी में उसमें एयर की आवाज आ रही है ज्यादा। तब तक हम संदीप जी से बात कर रहे हैं, संदीप जी अनम्यूट करिए। हाँ सर, मैं संदीप बोल रहा हूँ वेस्ट बंगाल से। मुझे जी पूछना था सर, एक्चुअली इधर काफी सारे मतलब जो फिश मतलब फिशरी है ना जिस लोगों हाँ। का, वो पूछ रहे थे कि फिश के बारे में कुछ होगा क्या इसमें, काम का कुछ आएगा, अपना कैटल शुदा हाँ, या फिर अपना कुछ? छोटा छोटा इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए। उसको कैटल जो भी खाना खा सकते हैं उसके साथ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आप मिक्स कर सकते हैं। 2 ग्राम इस्तेमाल करना है, दो। दो उसका जो ग्राम फिश पॉन्ड है उसके लिए 2 ग्राम इस्तेमाल करना है। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। अच्छा अभी एक सर संदीप जी हो गया आपका? जी। तो अभी एक नंबर आ रहा है यहाँ पर 851035। ये अनम्यूट करिए, मुझे मालूम नहीं है कौन है। हेलो सर, जी जी जी। मैं सुजीत सरकार आसनसोल से बोल रहा हूँ। ओके सुजीत जी। सर वो DNC जो 90 यूज करते हैं हम लोग, उसको दोबारा फिर 20 दिन बाद यूज करना है, लेकिन पानी की कब कैसे यूज करना है थोड़ा बता देते तो बहुत अच्छा होता। किस DNC90 चीज में? दोबारा तो DNC90 तो 4 महीने में एक बार करना होता है। हाँ तो 4 महीने में एक बार यूज करना है DNC90। हाँ, अच्छा, लेकिन किताब में लिखा हुआ 20 दिन बाद उसको देना वो है। स्प्रे स्प्रे। जी। वो अच्छा, स्प्रे स्प्रे वाला सर। है, स्प्रे वाला। सर वो पानी कब देना है, पानी लैंड में पानी कब देना है, जमीन पे कब कब कैसे वो देना है? जैसे हाँ, पानी का तो जैसे सिस्टम रहता है कि भाई हमें, जैसे हमने गेहूं लगाया है तो उसमें सबसे बहुत कम पानी है तो हम एक ही बार इस्तेमाल करेंगे उसका क्राउन 25 दिन के 30 दिन के बाद में। और अगर 2 स्टेज में पानी अवेलेबल हो सकता है तो हम एक बार 25 दिन के बाद देते हैं, और दूसरा जो पानी है उसका 40 दिन के आसपास देते हैं। मतलब सभी फसल के अंदर पानी जब दिया जाता है उसका तो साइकिल किस्म का चेंज रहता है सभी के अंदर। सर अच्छा एक चीज है, DNC90 हमने अभी डाला तो उसके तो 24 घंटे के अंदर एक बार पानी देना है, फिर 20-25 दिन बाद। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कोई भी फसल, कुछ भी दिया है फसल के अंदर, आपने कुछ भी दिया है, वो मॉइस्चराइजेशन होना चाहिए जमीन के अंदर, क्योंकि तभी वो सारा का सारा जो ऑर्गेनिक वेस्ट है वो अच्छे से अंदर जाएगा, सोल्यूबलाइज होगा और वहां से पोषण मिलता रहेगा। तो पानी तो आपको कोई भी खाद देने के बाद में देना ही है। अच्छा जी। सर, और एक सवाल है। वो जो गांच में अभी सादा सादा फंगस जैसा लग जाता है, वो कौन चीज से ठीक होगा सर? हमारा कोई प्रोडक्ट है क्या? किस चीज में? गांच का और फूल फूल में और गांच में सादा सादा फंगस हो जाता है इस समय, गर्मी का कारण। जांच क्या होता है ये नहीं मालूम। ट्री मुझे ट्री भी नहीं।
सर अच्छा, गाछ माने सर प्लांट में चलिए प्लांट में, फूल पे फंगस लग जाता है। पत्ता जो होता है ना, पत्ता और हाँ फूल में सादा सादा फंगस लग जाता है, तो वो कौन चीज से ठीक होगा? डोज डीएनसी 90 लिक्विड का भी स्प्रे कर सकते हैं और डोज 80 लिक्विड का डोज भी 80 स्प्रे कर सकते हैं। डोज 80 जी। अच्छा अच्छा और उसमें ASP 90 मिला के। अच्छा अच्छा अच्छा, जी। ठीक है सर। अभी यहाँ राधे श्याम जी का कुछ सवाल है, राधे श्याम जी अनम्यूट करिए। राधे श्याम जी। नमस्कार सर, नमस्कार नमस्कार जी, नमस्कार। सर। मैं जानना चाह रहा था, जैसे मक्का है अभी जिसमें हमारा डीएनसी नहीं लगा है। पानी से पहले तो हम उसमें हम्म, लगा सकते हैं ना डीएनसी अभी? बिल्कुल बिल्कुल लगा सकते हैं। मूंगफली में मक्का में हम पहले लगवा दें, पूरा काम करेगा हमारा वो? देखिए डीएनसी 90 बाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर बाद में डालने में क्या रहता है कि हमें रूट्स के आसपास देना पड़ेगा उसको। अगर बीज लगाने से पहले क्या करते हैं, हम ब्रॉडकास्टिंग के माध्यम से जमीन के ऊपर डाल सकते हैं। और अगर फसल लगा लिए, जर्मिनेशन हो गया, तब इस्तेमाल करना है तो हमें जहां पर वो रूट सिस्टम है उसके सराउंडिंग में उसको डालना पड़ेगा। जड़ों में इसलिए हम डालना है। पहले यस। तो जैसे मूंगफली का जो फसल होता है वो पूरे खेत में ही होता है, तो वो तो ऑलरेडी मतलब थोड़ी थोड़ी 1 फीट की वो दायरे में होता है, तो वो तो हमें पूरे पे ही बखेरना पड़ेगा। उसमें उसके बाद में यस पानी लगवा दें। बिल्कुल। और दूसरा ये, ऐसे ही हमारा मक्का की भी रॉ होती है। अच्छा, मक्का के अंदर एक चीज और आ रही है सर, हम्म। अभी जैसे छोटा छोटा पौधा है 6-6 इंच का, उसमें कुछ पौधे सूख रहे हैं। पौधे को निकाल के देखा गया है। पौधे को निकाल के देखा गया तो उसमें बीज उसका सड़ गया है। तो इसमें एक बीज की हाँ कमी तो है या खेत के अंदर कौन सी चीज की कमी है बीज जिसकी में वजह काम से है, हो वो रहा है? सीड जर्मिनेशन नहीं हुआ होता है, क्योंकि सीड के अंदर क्या रहता है कि सीड जहाँ कहीं पर से भी आते हैं तो सीड डिफेक्टिव होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि उसके ऊपर कोई भी फंगस लगी हुई होती हो या फिर कोई भी इन्फेक्शन लगा हुआ हो, इसीलिए हम सीड बीज का उपचार करते हैं। सीड सीड एप्लीकेशन इसलिए करवाते हैं कि बीज के अंदर की जो तो भी उसमें नेगेटिविटी वो मतलब ठीक हो जाए। सर अच्छा, बीज उसमें क्या उपचार है के कि लिए जैसे अपना सबसे कई अच्छा प्रोडक्ट कौन सा है? क्रॉप बीज सुधा उपचार। लिक्विड। भूमि सुधा लिक्विड। भूमि सुधा लिक्विड और क्रॉप सुधा लिक्विड दोनों बीज उपचार के लिए बहुत ही जबरदस्त है। ओके। अच्छा, दूसरे चीज में अभी कुछ किसानों के बीच में गया तो उन्होंने हम पहली बार गए तो वहां पे उनके कुछ पौधों के अंदर कीड़े लग रहे हैं जिससे कुछ पौधे उनके खराब हो रहे हैं। तो उसके लिए क्या हम इसमें डोज 80 का इस समय उपचार करवाएं या स्प्रे कराएं या कीटनाशक पहले करवा दें उनका? देखिए बहुत ज्यादा मात्रा में, देखिए ऐसे कह सकते हैं कि एक फसल के ऊपर 15-20 कीड़े लग गए हैं तो वो उसको आपको इंसेक्टिसाइड देना ही पड़ेगा, पेस्टिसाइड देना ही पड़ेगा। बिल्कुल। और अगर ऐसा कुछ नहीं है, एक दो ही लगे हुए हैं, तब अपना डोज 80 वो ठीक कर देगा, वो ठीक हो जाएगा और बाद में आएगा भी। मतलब उसमें कीटनाशक देना ही पड़ेगा हमें। और ये जो हाँ छोटा जो एक्सट्रीम बीज की लेवल पर वजह से हुआ इन्फेक्शन है। है तभी हम ऐसा कहते हैं। हाँ एक्सट्रीम लेवल पर जब भी इन्फेक्शन लगता है तब ऐसा कहते हैं कि अब एक बार इस्तेमाल कर लीजिए ताकि वो ठीक हो जाए। तो ये तो हमारा ये यहाँ पे हो गया। अच्छा, कुछ हमारे जानवर थे, जैसे मान लीजिए हमारे पास में जो रिजल्ट नहीं आया था, मतलब बहुत सारे, मैं कहता हूँ 10% ऐसे जानवर होंगे जिसमें हमने जो कीड़ी वाली दवाई भी दी, उसके बावजूद भी नहीं आया है कुछ जानवरों के ऊपर। उसका रीजन क्या है? मतलब क्या नहीं आया है? कल सुधा का कैटल का रिजल्ट ये हमारा जो पूछ रहे हैं रिजल्ट, कुछ। कैटल सुधा का रिजल्ट सर, कैटल का किस जो चीज हमारा उनको रिजल्ट है। क्या रिजल्ट चाहिए था सादे साहब जी? प्रॉब्लम क्या थी वो बताइए ना। किस चीज जैसे का हम रिजल्ट? दूध की, और जैसे जैसे हम्म। कैटल का हमारे पास 1-2 जगह से हमारे पास आया। वैसे तो हमारे पास 90% तो ये आया है कि हाँ भाई हमारे रिजल्ट आया ही आया है, बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट आए हैं हमारे पास। थनैला भी ठीक हुआ है। 20 जानवरों का थनैला ठीक कर दिया। 20 लोगों का दूध भी बड़ा, सारी चीजें हुई। लेकिन किसी किसी जानवर पे ऐसा हुआ है कि या तो उनसे खाने खिलाने में दिक्कत हुई है, क्या रहा है कि रिजल्ट रिजल्ट नहीं है, नहीं दिखाई दिया है। मतलब दूध मतलब नहीं बढ़ा। रिजल्ट जैसे, हाँ रिजल्ट नहीं दिखाई दिया, दूध नहीं बढ़ा है। और हाँ जो सबसे मतलब पहले जैसे जो मैंने बताया रिस्पॉन्स कि दूसरों से आया वो हाँ, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। जी। सबसे पहले मैंने बताया कि आपको लगातार 21 दिनों तक सेम टाइम पर जो खिलाया जाता है उसके साथ वो मिक्स करना है, क्योंकि ये वो आयुर्वेदिक जैसा है कि हमें ये सिस्टम फॉलो करनी ही है। उसके अकॉर्डिंग जो कोई भी अच्छा, करता है उसको रिजल्ट मिलता ही है।
इसका इसका टाइमिंग का ध्यान रखना है क्या सर इसका? ये हाँ जी जैसे बिल्कुल टाइम जैसे बता बिल्कुल। आपने। जी जी, एक टाइम फिक्स रखना है इसका, अच्छा, राधे श्याम इसका जी फिक्स अलार्म लगा के। टाइम, मतलब ये फिक्स टाइम देना है कि जैसे मान लीजिए हम सुबह 8 बजे दे रहे हैं तो शाम को 8 बजे दे रहे हैं, तो सुबह भी 8 बजे, शाम को भी 8 बजे, या 7 बजे दे रहे हैं हाँ, शाम को तो 21 7 बजे, दिनों तक ये यानी सिस्टम सुबह है। 8, यस, 21 दिनों तक। किस दिनों 21 तक दिनों तक सेम हमें ये टाइम देना है? सिस्टम, मतलब हमने एक टाइम सेट करना है कि अगर हम मेंटेन करना। सुबह, ठीक ठीक सर, समझ गया मैं। तो यही शायद कंडीशन रही होगी कि कई बार लोगों का मन हाँ होता बिल्कुल, है कि बहुत सारी चलो जगह पर ये कभी दिक्कत खाना, हुई है। जी। अच्छा, तो हो गया यही राधे श्याम जी सिचुएशन रही होगी जब आपके? मन मर्जी दे दिया। जी, हो गया सर। ठीक है अभी सर। और कोई क्वेश्चन? ठीक, इसमें है नहीं, एच एच तेली करके कोई है, ये अनम्यूट कर रहा हूं मैं इनको। सर प्लीज आप पूछिए आगे। एच तेली जी, आप अनम्यूट करिए। जी जी सर। सर। जी सर। हाँ, नमस्ते सर। नमस्ते जी, नमस्ते, मैं पूछिए आसाम सर। से बोल रहा हूँ सर। जी जी आसाम से बोल रहा हूँ मैं। तो जी। आसाम में सर हम लोग यहाँ मार्च महीना से हम लोग का चाय का मतलब प्लॉटिंग स्टार्ट हो जाता है। हाँ, तो चाय गार्डन में मतलब पहले से क्या यूज करना है, मतलब अप्लाई करना है? वो तो सर अभी देखिए पीके जी ने पूछा था ना सर। हाँ, पीके सर की हाँ, टीम में हूँ मैं। जी जी, उन्होंने अभी पूछा था, उनको अभी ये चीज बताई थी सर। सेम क्वेश्चन नहीं, कुछ अलग हो तो बताइए, वो तो उसका तो जवाब हाँ, आपको दिया अलग हो तो मतलब अभी जी। जैसे हमारा टी गार्डन में रेड एस्पर्टा, एलोपेटिस क्रॉप सुधा लिक्विड बताया था सर खाना ने, सर चाहता है। क्रॉप सुधा लिक्विड आप इस्तेमाल हाँ। करिए, और इसमें आपको ASP 90 जो है 5 ml वो मिला करके आपको स्प्रे करना है। अच्छा अच्छा। ठीक है सर। और और यदि हाँ, जी मतलब इसमें हम लोग के लीफलेस होने से अच्छा होता है टी गार्डन के ऊपर में। पूरा डिटेल्स में होने से हम लोग का काम अच्छा होता है हम। अच्छा अच्छा अच्छा। एक टी गार्डन के ऊपर आपको एक मैं पूरा एक फ्लायर बना करके कि कैसे कैसे शुरू से आखिर तक हमें क्या करना है टी हाँ, गार्डन के वही ऊपर, स्पेशली मैं एक सर से बनवा लेता हूँ, ठीक है? हम्म, और आपको ये मैं भेजता हूँ, स्पेशली आसाम, मैंने नोट कर लिया सर। ठीक है, जी। टी और गार्डन में हम डीएनसी स्टार्टिंग 90, से, डीएनसी 90 और हम पूरे अप्लाई किया सीजन है। में क्या करना है स्टेप वाइज। हाँ हाँ हाँ, वही चाहिए। और मैं ठीक, डीएनसी 90 यूज किया है, मतलब आज 3 दिन हो गया, उतना रिजल्ट नहीं दिखा है सर। 3 दिन हुए अभी? डीएनसी लाइन वो तो टाइम लगेगा, ग्रेन्यूल फॉर्म में रहता है। ना, ऐसे 36 घंटा में रिजल्ट आता है बोल के बोला था ना सर जी ने। नहीं, क्रॉप ग्रेन्यूल भूमि का तो सुधा। कैसे मिलेगा? भूमि सुधा। आप प्लाग मतलब स्प्रे कौन सा प्रोडक्ट करना है, भूमि सुधा? हाँ, क्रॉप स्प्रे भूमि सुधा, सुधा करना है। भूमि तो सुधा और क्रॉप आपको सुधा। हाँ, कि वो स्पॉट्स के ऊपर स्प्रे करना है तो क्रॉप सुधा लिक्विड का स्प्रे करना है। और अगर ऐसे ही स्प्रे करने के लिए अगर बात कर रहे हैं, जैसे आपने आपने बताया कि डीएनसी 90 का स्प्रे किया, तो डीएनसी 90 आपको जमीन के अंदर ग्रेन्यूल फॉर्म में देना है, और वो तीन हाँ दिन में आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। वो तो आप हाँ, किसी भी लंबे। मिट्टी के अंदर इस्तेमाल किया है जहाँ पर भी डीएनसी 90 किया, अगर जहाँ नहीं किया गया है वहां पर जाएंगे, मिट्टी उठाएंगे, तब आपको 2-3 महीने बाद पता चलेगा कि हाँ, ये मिट्टी में चेंज है थोड़ा। हाँ, भूमि सुधा स्प्रे किया है तो थोड़ी जमीन में सुधार आया है, मतलब बहुत नरम हो गया अभी। हाँ, हो गया भूमि इसमें सुधा का तो थोड़ा। रिजल्ट मिलेगा। भूमि सुधा आपको फोर्टी एक से घंटे में आ सेवेंटी जाता फोर है, बढ़िया है। आवर्स हाँ, वो तो 1-2 घंटे में ही आ जाता है भूमि सुधा का, उसका तो आ है ना। जाता, आ जाता है। हाँ ये एक लॉन्ग टर्म उसके लिए डीएनसी चाहिए सर, पूरी तरह से मिट्टी को ठीक करने के लिए डीएनसी लगता है, उसका देर में हाँ, दिखता है। इंस्टेंट रिजल्ट देखना है तो भूमिसुधा का दिखता है, लेकिन हमें लंबे समय का इलाज करना है तो प्रॉपर चीजों को लेके चलना होगा। तो जी उसमें सर। पार एकड़ के लिए कितना यूज करना है सर, 1 एकड़ में जैसे 3 बीघा होता है आसाम में? 1 एकड़ में डीएनसी में तो हाँ, जाएगा डीएनसी एक 90 बैग कितना अप्लाई करना है? वो तो एक 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 बैग लगेगा ना सर, 3 किलो लगेगा 1 एकड़ में, और हाँ, उसमें भूमिसुधा लगेगा 10 पाउच। अच्छा अच्छा, तो पानी में मिक्स करके स्प्रे करना है? यस। नहीं, मिट्टी के साथ। नहीं, डीएनसी आप 90 किस चीज मिट्टी का के पूछ रहे साथ। हैं? डीएनसी सर, डीएनसी का पूछ रहे हैं तो डीएनसी पानी में नहीं मिला ना। तो हम पानी में मिला के स्प्रे किया था। अच्छा, तभी रिजल्ट। नहीं नहीं सर, देखिए सर, इसमें क्या होता है, मिट्टी में मिला करके उसको डालना होता है डीएनसी को, ठीक है? और और जो पानी क्रॉप सुधा प्रॉब्लम होता लिक्विड है है सर, या टी भूमि गार्डन में सुधा है पानी उसको और पानी में। स्प्रे करने प्रॉब्लम होता है। जी मिट्टी मिलाकर मारने से भी उसमें पानी चाहिए ना सर, पानी में तो प्रॉब्लम इतना, हम लोग का हेक्टर हेक्टर बगान है, कहाँ इतना पानी यूज करेंगे बताइए तो। थोड़ा थोड़ा अलग बात है ना, ये में मतलब एकड़ एकड़ बहुत है, एक एक घर में कम से कम 3-4 एकड़ होता है।
अच्छा, इसमें क्या है सर, पहले डीएनसी 90 को डालने के बाद 24 घंटे के अंदर हमें पानी देना होता है। ठीक है, वो मिट्टी में मिला करके, जो लिक्विड है उसको तो आप लिक्विड मिला कर ही डाल रहे हैं डीएनसी। चाहे डीएनसी लिक्विड हो, चाहे क्रॉपसुदा लिक्विड हो, चाहे भूंजसुदा हो, ये स्प्रे वाला आइटम है। जो डीएनसी 90 है वो मिट्टी में मिला करके ही आपको जड़ों में डालना है, और फसल लगाने से पहले मिट्टी खेत में फैलाना है उसको। और जब उसको डाल देंगे तो हमें 24 घंटे के अंदर पानी देना है। ठीक कह रहा हूँ सर, रोहित सर? ओके ओके, बिल्कुल थैंक यू बिल्कुल। सर। जी। तो ये है, ठीक है सर। और कोई अभी इसमें है हितेश। हितेश, अनम्यूट करिए। हेलो। हाँ, बोलिए बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ, थोड़ा हाँ थोड़ा सर, कम आ मैं रही है। हाँ सर, नमस्कार। आवाज बहुत कम आ रही है, बहुत कम। आ रही है बस। हम्म। हाँ सर, नमस्कार सर। आपसे दो क्वेश्चन है मेरे। एक तो जो हमारे बैग्स के अंदर जो एकड़ मेंशन है, तो यहाँ पर ना एकड़ सर अलग अलग होता है। जैसे हम अभी ईस्टर्न यूपी गए थे तो वहाँ पर 2.5 बीघे का एकड़ है, और हमारे वेस्टर्न यूपी में 5 से 6 बीघे का एकड़ है। तो वो उसको कैसे, वो किस तरह के एकड़ से एक हैं मिनट वो? एक मिनट हितेश, मैं यहाँ करेक्शन करूंगा। एकड़ सही है, बीघा गलत है। ओके। कहीं कहीं 1 एकड़ में 2.5 बीघा है, कहीं 1 एकड़ में 6 है, कहीं 1 एकड़ में हाँ 1.5 हाँ। है। एकड़ कॉमन ओके है, तो एकड़ का कोई क्वेश्चन ही नहीं आता। ओके बीघे ओके। में क्वेश्चन होता है कि बीघा पता करो, कि आपके यहाँ जहां भी कहीं बैठो, उनसे पूछो आपके यहाँ 1 एकड़ में कितना बीघा होता है, उन्हीं से पूछ लो। सब किसानों को पता होता है अपने एरिया ओके का। ठीक है, ओके हाँ। ओके। दूसरा दूसरा ठीक पूछो। है। दूसरा सर ये है कि आज के डेट में जो बीज आ रहे हैं बहुत सारे, वो ऑटो, मतलब वो उसके अंदर पहले से वो केमिकल से वो कहते हैं कि हमने जर्मिनेशन उसका किया हुआ है, तो उसके ऊपर दोबारा में करने की जरूरत है या उसमें नहीं करना चाहिए? वो नहीं, पहले से जैसे ऑलरेडी। ट्रीटेड है उसकी, हाँ ट्रीटेड है उसके अंदर कोई करने की जरूरत नहीं है। ओके ओके ओके। हाँ। ठीक है। चार ओके किया और हुआ सर। है तो फिर नहीं करना है। अच्छा, इसमें हाँ हितेश और कोई क्वेश्चन? हाँ, एक क्वेश्चन और था सर। जैसे अभी हमारे यहाँ पर गेंदे का फूल है, गेंदे के फूल में सर हम्म। एक कीड़ा लगता है बीच में, तो वो जो फूल को खराब कर देता है, तो उसमें हम शुरू से डाल सकते हैं, बाद में क्या डाल सकते हैं उसमें प्रोसेस में? देखिए, अपने प्रोडक्ट शुरू से इस्तेमाल किया है तो कीड़े लगने की संभावना बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि सबसे पहले ही मैंने कहा कि डीएनसी 90 अगर जमीन के अंदर दिया गया है तो एजाडीरेक्टिन एक तत्व है, वो उसके मेटाबॉलिक सिस्टम में चला जाएगा। तो ये कीड़ा क्या करेगा कि उसके अंदर से उसका रस चूसने लगेगा। तो वो ठीक। जैसे ही रस चूसने के लिए आएगा, मतलब उसको वो स्मेल जो है एजाडीरेक्टिन की, वो उससे उसको दूर रखेगा, रिपेलेंट प्रॉपर्टी जैसे काम करेगा। तो ओके इसलिए ओके। डीएनसी 90 का इस्तेमाल करेंगे तब वो दिक्कत बहुत कम रहती है। और अगर नहीं किया तब आ गया है तो आप 280 का इस्तेमाल कीजिए और उसको अवॉइड कीजिए। अच्छा सर, फसल थोड़ी बड़ी है तो डीएनसी 90 लिक्विड का स्प्रे करा सकते हैं ऊपर? हाँ करवा सकते हैं, बिल्कुल करवा सकते हैं। ठीक है, तो वो जड़ों में होना है या सर ऊपर की तरफ होना है? क्योंकि कई बार स्प्रे फसल ऊपर जगह ही करना है, स्प्रे नहीं करना है। इस पर ऊपर करना। ठीक है सर, थैंक यू हाँ सर। हाँ। ओके। ओके सर। अच्छा, इसमें योगेश जी आपका हो गया। योगेश जी, योगेश जी अनम्यूट करिए। हो गया सर, आवाज आ रही है सर? हाँ, आ रही है, क्लियर आ रही है। अच्छा सर, मेरा एक सवाल था। जैसे हमने मक्का लगाई थी हमने पहले शुरुआत में, तो हमने भूमि हम्म। सुधार से हमने उसका शोधन किया था, उसमें उपज हमारी 3 दिन पहले हो गई थी हम्म। उपज। ठीक है। हाँ मगर उसमें थोड़ा पौधा 2-2.5 फुट का हुआ, उसमें पीलापन आने लगा उसमें। तो हमने उसमें ASP 90 के नाम से अपना स्टिकर है वो लगाया था, 5 ml। और भूमि सुधार हाँ का पाउच हमने एक टंकी में डाला था उसके, यानी उसी हाँ हिसाब से हमने उसमें छिड़काव किया था। हाँ। तो उसमें वो रिजल्ट नहीं, पीलापन गया नहीं, मगर हमने गेहूं में लिया था रिजल्ट। वो गेहूं में बहुत बढ़िया आया था उससे, मक्का में नहीं आया। तो ऐसा कुछ हुआ होगा कि उसमें फंगस लगी हुई होगी, ऐसा कुछ दिक्कत था? नहीं, फंगस फंगस पौधे में? कुछ नहीं था। नहीं देखिए, नहीं। ऐसे ही ऐसी परिस्थिति में ऐसा होता है कि हम डालते हैं तब वो और ज्यादा खराब हो जाता है, क्योंकि पहले से ही फंगस बहुत ज्यादा मात्रा में लगी हुई होती है। तो ऐसी परिस्थिति में जैसे ही हमने कुछ ऊपर से स्प्रे किया है, क्योंकि फंगस को क्या होता है कि उसको एसिडिक कंटेंट चाहिए होता है, और ह्यूमिक भी एक एसिड है और फल्विक भी जो इसके अंदर दिया गया है वो भी एक एसिड है। तो ऐसी परिस्थिति में हम इस्तेमाल करेंगे तो वो फंगस के ग्रोथ को बढ़ा देगा, क्योंकि फंगस को एसिड चाहिए होता है। तो वो पीला और पीला हो जाएगा, ऐसी परिस्थिति होती है। तो पहले ये देखना पड़ता है कि पीला न्यूट्रिशन की कमी की वजह से है कि पीला फंगस की कमी की वजह से है। तो अगर जी पीला सर। फंगस की कमी की वजह, जैसे एयरबोर्न फंगस, हवा के माध्यम से फंगस बहुत सारी फैल जाती है, तो ऐसी कोई फंगस जैसे ऊपर से आई है, नीचे से नहीं लगी हुई, तो ऐसी परिस्थितियों में अगर फंगस पत्तों के ऊपर लगी तो पत्ता धीरे धीरे पूरा पीला पड़ जाएगा।
तो पहले ये जी देखना रहता है कि फंगस किसकी वजह से लगी है, उस हिसाब से उसके ऊपर इस्तेमाल करते हैं। तो अगर ऐसे फंगस लगी हुई तो डोहेटी का इस्तेमाल करना चाहिए, क्रॉपसुदा लिक्विड का इस्तेमाल करना चाहिए, ये वहां पर फायदेमंद है। अच्छा, क्रॉप सोडा का हमने किया था, उसमें रिजल्ट तो आया है मगर उस हिसाब का रिजल्ट नहीं आया। क्रॉप सोडा से क्या रिजल्ट रिजल्ट? आया है। उसमें यानी पीलापन कम हुआ है मगर पूरी तरह से नहीं कम हुआ उससे। हाँ, पीलापन दोबारा कम से हुआ एक है। बार ये कम कम करेगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि वो फंगस की वजह से लगा हुआ है, तो फिर ये वो काम नहीं करेगा भूमि सुधा, वो और पीला हाँ कर हाँ देगा। तो वहां पर क्रॉप जी सुधा जी। का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हाँ, क्रॉप सोडा का हमने किया है, स्प्रे किया था। हम्म, 3 दिन पहले किया है हमने। मगर अब वो कालापन आने लगा है उसमें पौधे। हम्म, अभी नॉर्मल हुआ है कि नॉर्मल नहीं हो रहा है? नहीं, अभी 35 से 40% कालापन आया है उसमें। हो गया। एक दिन बार दिन ही हुआ। दोबारा से हाँ 3-4 दिन बाद स्प्रे कीजिएगा क्रॉप सुधा लिक्विड का। जी जी। एक और हफ्ते इसमें के बाद इसको एएसपी जरूर डाल दीजिएगा इसमें। बिल्कुल। सर जी, सर जी ऐसा है ना, ASP 5 ml से ज्यादा मत पड़वाओ। हाँ नहीं, हाँ, 5 ml 5 ml। ज्यादा, बस मैक्सिमम 5 ml। हाँ हाँ हाँ। क्योंकि वो यानी जितना तुम आप ज्यादा डालोगे उससे भी पीलापन आता है। बिल्कुल, हाँ स्टिकर है वो, है चिपक जाएगा वो पूरा का पूरा। हाँ, ज्यादा डोज यानी उसकी ज्यादा डोज देनी नहीं है ASP की। हाँ, 5 ml बहुत से पांच कम नहीं एम एल से डालना। देगा, ज्यादा 5 मत दो। जी जी जी। 5 ml सही है उसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। ठीक हो गया सर। जी। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग सर। उन्होंने सर, गुड मॉर्निंग सर। हाँ सर, मैंने ये पूछना था कि जैसे घर के गार्डन के अंदर गमले वगैरह होते हैं, जी। उसके अंदर सबसे बेस्ट क्या चीज है? भूमि सुधा है या DNC 90 है या भूमिरा है? जी एक प्रोडक्ट की बात रह गई, अब ये उसके लिए जबरदस्त है। हाँ, ये छूट भूमिरा गया जो था। प्रोडक्ट है जी वो जी। स्पेशली हम गमलों के लिए ही बनाया है। हाँ भूमिरा जी। हमारा एक छोटा सा, भूमिरा भूमिरा। करके हमारा 250 ग्राम का एक छोटा सा पाउच है। वो गमलों के लिए हमने बनाया है कि अर्बन एरिया में जहाँ कहीं पर भी रिक्वायरमेंट है, वो भूमिरा वहां पर बहुत ही जबरदस्त काम करेगा। 5 से 10 ग्राम उसका इस्तेमाल करना है, वो ग्रेनुल फॉर्म में आता है, और आपको गमले के हिसाब से 5 से 10 ग्राम इस्तेमाल करना रहता है। और भूमि सुधा जो एक पाउच है, उसको भी आप 15 लीटर की बाल्टी में मिक्स करके स्प्रे करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके सर। तो ये हर गमले के अंदर 5 से 10 ग्राम को डालना है? बिल्कुल, हर गमले के अंदर तो जब अपना जैसे सभी कई प्रोडक्ट सभी का इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बार हम नया पौधा लगाते हैं उस वक्त डालना है, या अगर जो लगे हैं उनमें भी डाल दें? नहीं, कुछ भी कोई भी फसल लगाइए उसमें भी डाल दीजिए, और नया लगाने वाले उसमें भी मिट्टी में पहले से मिला कर दीजिए उसको। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। ओके। थैंक ये जी जी, आईफोन के नाम से कोई है, वो अनम्यूट करिए। चलिए अभी हेलो। इसमें। हाँ जी, हेलो। हेलो। हेलो जी। नमस्कार सर, मैं तरुण त्यागी बोल रहा हूँ गाजियाबाद से। हाँ नमस्कार तुम। मैं भू एक्चुअल में ये रजिस्टर्ड नहीं था तो मैं भूल गया था, आईफोन नहीं है तो अच्छा। सॉरी। तो हाँ एक्चुअली में पहले तो इस मीटिंग के लिए ऑर्गेनाइज करने के लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी नॉलेज मिल रही है। और एक क्वेश्चन अभी हितेश भाई ने किया था, वो एकड़ वाला, बीघे एकड़ में मतलब क्या बताना क्या है? मतलब जैसे आपने बताया अलग अलग बीघा अलग अलग एकड़ आता है, तो हम क्या बताएं कि एक पैकेट में कितने बीघे कवर होएगा? मैं तरुण एकड़ यूज करिए। जी सर, मेरी चीज कुछ कह रहे हैं। जी सर। हाँ, 1 एकड़ के अंदर 2.5 से 3 बीघा जनरली कवर किया जाता है, क्योंकि उसके हिसाब से हमने ये बनाया है। अगर 2.5 से 3 बीघा है तब हमें एक DNC 90 का इस्तेमाल करना है। अगर 3 से ज्यादा हो जाता है तो उसके अकॉर्डिंग 1.5 बैग या 2 बैग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओके ओके, ठीक है सर सर। यहाँ पे क्या यही है, तो। मैं बताऊं, यूपी में 1 एकड़ में 5 बीघा है, कहीं 6 है। जैसे हम वहां जाएंगे, क्या नाम है, पंजाब, तो वहां पर 1.5 किला आता है वहां पर, है ना। कुछ जगह आप जाते हैं वहां हाँ, 3 बीघा उसके अंदर आता है। तो एकड़ का एरिया सेम होता है, ठीक है। और जो है बीघे अलग अलग होते हैं, अलग अलग जगह पर बीघा अलग अलग बोल रहे हैं। तो एकड़ एक मतलब जैसे एकड़ फिक्स होता है। तो हमारे जो प्रोडक्ट हैं उन सभी के ऊपर एकड़ लिखा है। जैसे भूमि सुधा 1 एकड़ में 10 पाउच डालने हैं, ठीक है। अब आप वहां पर देखिए कितना बीघा है, ठीक है, उसके अंदर। और DNC 90 हमारा क्या करना है, 1 एकड़ में 1 बैग डालना है। तो मान लीजिए आप बंगाल में है, वहां मान लीजिए 3 बीघा है, तो समझ लीजिए वहां पर जो है 3 बीघे में डलेगा वो। और यहाँ पर क्या है,
यहाँ पर यूपी में क्या 5 बीघा है, ठीक है, तो 5 बीघे की डोज है वो 10 पाउच, इस तरह से है सारा। ओके, क्लियर हो गया सर, थैंक यू। एकड़ ऑल इंडिया में कॉमन है और बीघा अलग अलग है, सब जगह है, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। हाँ, तो ये हो गया। अच्छा, अब बात आते हैं यहाँ पर वीवो, वीवो के नाम से भी है, अनम्यूट करिए। वीवो, वीवो के नाम से कोई रजिस्टर्ड है? जी बोलिए। हाँ सर, नमस्कार। पालीवाल बोल रहा हूँ सर मैं। हाँ नमस्कार पालीवाल जी। सर ये टमाटर की पौध लगी हुई है, इसके नीचे के हिस्से में पत्तों में धारियां सी आने शुरू हो गई हैं। जी सर। क्या इस्तेमाल किया था आपने? सर क्या इस्तेमाल किया था पालीवाल जी? इसमें वो क्या कहते हैं, भूमि सुधा की स्प्रे करा था, भूमि एरा भी डाला था। ओके, भूमि या तो नहीं डालते, पर कोई बात नहीं, बताइए। और इसमें नीचे के पत्तों में जैसे ऊपर तो फ्लावरिंग आना शुरू हो गई है, फूल आ गया है, नीचे के साइड में पत्तों है वो धारियां सी आ रही है, पीली पीली सी, जैसे पत्ते के ऊपर लकीरें सी आ जाती। DNC 90 दिया था कि नहीं दिया था? नहीं लिया था, क्योंकि मतलब पत्ता, पूरा पत्ता नीला नीला है मतलब, और उसके अंदर इसमें जो विंग येलो हो रही आधे है। आधे पत्ते में इसके लाइनिंग धारी धारी सी आ जाती। हाँ, काफी लाइनिंग कमी है शायद। माइक्रोन्यूट्रिएंट, हाँ माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी है इसके अंदर, इसके लिए ये हो रहा है, क्योंकि वो उसमें लाइनिंग हो जाती है पहले पीली पीली, फिर वो पूरा पत्ता धीरे धीरे पीला होता है। हाँ, तो क्या चीज देना है? DNC 90 नहीं दिया, इसकी वजह से ये दिक्कत हुई है। क्रॉप सोडा लिक्विड का इस्तेमाल कर लीजिएगा, वो रिक्वायरमेंट हो जाएगी। ठीक है, ठीक, थैंक यू। हाँ, ठीक, ओके, थैंक यू सर। अच्छा, जी जी जी। अभी इसमें और कोई व्यक्ति इसमें अभी और? जी जी, लगभग सभी हो गया है क्वेश्चन। किसी का और कोई सवाल हो तो प्लीज अभी हैंड रेज कर दीजिए। अच्छा, लगभग सभी को क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। एक बार चैट बॉक्स और देख लेता हूँ मैं। जी, अमित, अमित डे जी कुछ कहना चाहते हैं? अमित, एक सेकंड। अमित डे जी आप कुछ कह रहे हैं, अनम्यूट कर दीजिए अपने आप। क्रॉप सुधा का स्प्रे कर। चलिए सर, लगभग सभी क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। एक सेकंड, और ये हमारे जो बाकी हैंड रेज किए हुए हैं उनको सबके क्वेश्चन हो गए हैं यहाँ पर क्लियर। जी ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जी। और बस हमारी जो रिक्वेस्ट है वो यही है, जैसे कॉमन कुछ चीजें ना सर, जैसे मान लीजिए गन्ना है, तो हम गन्ना बोने से पहले ही है ना, वहां पर हम क्या यूज करें, फिर गन्ने के जब पौधा थोड़ा बाहर आ जाए तो या क्या यूज करें, उसका एक हमें वो चाहिए सीरीज, पूरा एक पूरी फसल का, कि बोने से आखिर तक का। फिर अभी हमारे यहाँ धान, अभी गेहूं कट रहा है सर, अब धान लगने वाला है ना, तो धान के लिए हमें एक प्रोसीजर चाहिए, फर्स्ट सेकंड स्टेप चाहिए सर, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, ठीक है सर, ये हमें चाहिए। और जो सब्जियां हैं उनके लिए, और जो फ्लावर्स हैं जैसे कोई गेंदा लगा रहा है, गुलाब लगा रहा है, ये सब, ये कुछ 4-5 कॉमन चीजों के लिए एक हमारे एक चार्ट चाहिए सर, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप, और उसके सामने प्रोडक्ट। आप मुझे सिर्फ इसका नाम बताकर मैसेज कर दीजिएगा कि मुझे इसका चाहिए, वो जी मैं जी जी, आपको बनाकर दूंगा। ठीक ठीक सर, ठीक 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 ठीक। तो थैंक यू सो मच सर, आपने समय दिया, और आपका टाइम हम लेते रहेंगे बीच बीच में। जी सर, तो सभी सभी पूरी टीम की तरफ से सर थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। तो अभी मैं इसको बंद कर रहा हूँ, तो अभी जल्दी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सभी का, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।